Good evening to all of you. Audio, video clear. Am I audible? Voice is clear. Picture is clear. Great, great, great. So first of all, my best wishes for the festivities of Christmas to all of you. ठीक है. देखो भाई, सेंटा माथुर सर हैं, बट बधाई मेरी तरफ से भी ले लो. सेंटा जैसे तो माथुर सर हैं. Good evening, Merry Christmas to all of you. सर आई वांट टू टेक एंथ्रो कोर्स फॉर 26 अटेम्प्ट. अब तुम्हें याद आ रहा है 26 के लिए एंथ्रो लेना? आई कैनॉट हेल्प यू. मैं मार्च में शुरू करूंगा, आप कहीं और देख लो भाई. और दृष्टि कैसे चार्ज करेगा जब वहां में पढ़ा ही नहीं रहा? तो विल डिस्कस सेपरेटली. ये एंथ्रो क्लास नहीं है. विनय प्रताप सिंह, मैरी क्रिसमस. क्रिसमस को शादी थोड़ी करवानी है. ME होता है इसमें, MA वाला नहीं होता. चलो, आई थिंक पीपल दे आर ग्रेजुअली ज्वाइनिंग. मुझे तो लगा था तुम लोग पार्टी पार्टी करोगे, नहीं आओगे यार. बट तुम आज भी आ गए यार. कोई काम नहीं है तुम्हें. चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. सो दिस विल बी आवर 4th क्लास. December 25. ठीक है जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. 31 को पार्टी पूरी दुनिया मनाएगी, तुम क्या अलग हो कुछ? 31 को पार्टी है सर. बस पार्टी की पड़ी रहती है. चलो भाई, कल हम लोग इंटरेक्शंस की बातें कर रहे थे. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वर पेंडिंग विद, सबसे पहले तो कंपटीशन पेंडिंग था, फिर कमेंसलिज्म पेंडिंग था, एंड thirdly it was एमेंसलिज्म. यही 3 पेंडिंग थे या कुछ और भी था भाई? करेक्ट. अरे यही 3 बचे हुए थे ना, बाकी तो हमने पढ़ लिए थे शायद. सो इनकी बात कर लेते हैं. कुछ लोग 1-2 डाउट्स लिख रहे हैं. आई गिव यू द टाइम. मैं तुम्हें टाइम दूंगा भाई पूछने के लिए. प्रीडेशन का क्या पढ़ोगे? एक दिन खुद शिकार हो जाओगे. कहाँ प्रीडेशन के चक्कर में पढ़ रहे हो यार? इधर आओ. सो कंपटीशन, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये 3 हमने पढ़ने हैं. स्टॉप द चैट बॉक्स नाउ एंड बैक टू द डिस्कशन. कितना टाइम हो गया? 6:04. चलो 1 मिनट और रुको. 5 मिनट की विंडो देना तो बनता है तुम्हें यार. We'll wait for 1 more minute, then we'll start. Sir, in biomagnification, is it more dangerous than previous? Obviously, जितना highest ट्रैफिक लेवल पे जाओगे उतना डेंजरस होता जाएगा.
तो प्लांट के लिए बायोमैग्निफिकेशन कम डेंजरस है, लायन के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। यस, तो जहां बायोमैग्निफिकेशन लिखा था, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बायोमैग्निफिकेशन इज लीस्ट डेंजरस फॉर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड मोस्ट डेंजरस फॉर द टॉप कार्निवोर। इसीलिए तो वल्चर्स का ज्यादा बुरा हाल हुआ। यार तुम एंथ्रोपोलॉजी की बातें यहाँ करोगे, कैसे चलेगा? एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या बैकग्राउंड? कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ यार, बैकग्राउंड क्या चाहिए? वो अनन्या रेड्डी लड़की आर्ट्स से 3rd रैंक लेके आई एंथ्रो से, शुभम कुमार बीटेक से 1st रैंक लेके आया एंथ्रो से, तो कोई चक्कर नहीं है यार। एंथ्रो के लिए सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए पढ़ने का, और कुछ नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। बस ये जरूर है कि आपके पास थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर चाहिए कि आप बायो से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हैंडल कर सकें। एंथ्रो पे यार तुम लोग बहुत वो कर रहे हो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स की। वो सब्जेक्ट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या सब है, और हम लोग कब शुरू कर रहे हैं। फिलहाल एनवायरमेंट पे वापस आ जाओ। नेक्स्ट वीक में तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई, चलो कंपटीशन जो पहला है, स्टॉप द चैट बॉक्स नाउ, नो मोर कमेंट्स प्लीज। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, देखो कंपटीशन इज ऑलवेज फॉर अ रिसोर्स। कंपटीशन इज ऑलवेज फॉर अ रिसोर्स। वो रिसोर्स क्या हो सकता है भाई? स्पीशीज फूड के लिए लड़ सकती हैं, स्पीशीज पानी के लिए लड़ सकती हैं, दे कैन फाइट फॉर स्पेस, and even they can fight for dominance. So competition is always for a resource. That resource can be food, water, space, dominance, ये कोई भी requirement हो सकती है related to this particular thing. तो when the species they are fighting, अब देखो इस resource के लिए दो तरीके की fight हो सकती है। एक हो सकती है tiger fighting with tiger, और दूसरी हो सकती है टाइगर फाइटिंग विद लायन। यस, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है लायन फाइटिंग विद लायन। तो मतलब जो आपका कंपटीशन है, इट कैन बी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और इट कैन बी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। व्हेन इट इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, it is intra-specific competition. It is intra-specific competition. And when it is between the members of different species, we call it as interspecific competition. Interspecific competition, correct? तो सेम स्पीशीज के अगर मेंबर्स हैं, व्हेन दे आर फाइटिंग फॉर द रिसोर्स, देन इट इज इंट्रास्पेसिफिक। व्हेन इट इज द डिफरेंट स्पीशीज, इट इज द इंटरस्पेसिफिक। इट इज द इंटरस्पेसिफिक, करेक्ट? अब जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, दोनों ही दे कैन क्रिएट इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। बोथ ऑफ द competitions can lead to imbalance in ecosystem. लेकिन दोनों में से अगर बात की जाए तो इंट्रा इज मोर डेंजरस टू इंटर। जब members of the same species when they will fight with each other, it is more problematic. It is more problematic. क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन का आउटकम आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, इट कैन बी मोर इंटेंस। क्यों? क्योंकि टाइगर टाइगर का देखो दो चीजें होंगी, एक तो इनकी डिमांड्स मैच करेंगी, their demands will be similar, correct? इनकी पोटेंशियल सिमिलर है, और सबसे खास चीज इनका इकोलॉजिकल निश मैच करेगा। भाई टाइगर और लायन का लेट्स से इशू चल रहा है अगर, तो टाइगर और लायन के इशू में लायन हो सकता है ये समझ जाए कि इसने नहीं मानना है, तो लायन अपना एरिया बढ़ा दे, अपना टाइमिंग्स चेंज कर दे हंट का, ताकि इसके साथ क्लैश ना हो। दैट कैन टेक प्लेस। लेकिन जब लड़ाई घर में है, कहां जाओगे? तो सेम स्पीशीज में इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक। सेम स्पीशीज में अगर ज्यादा कंपटीशन चलेगा तो दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक टू द इकोसिस्टम, दैट इज मोर इंटेंस, दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक।
करेक्ट, क्योंकि उनकी डिमांड सेम है, उनका पोटेंशियल सेम है, उनकी इकोलॉजिकल निश सेम है। और हमने शायद बात की थी कि निश ऑफ टू और मल्टीपल स्पीशीज कैन बी मैचिंग बट इट कैन नॉट बी सेम। तो इसलिए टाइगर की निश तो बिल्कुल सेम हो जाएगी, बट टाइगर लायन की मैच हो सकती है बट अलग अलग होगी। टाइमिंग्स ऑफ द हंट बदल जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी, किसी को रेगुलर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, लाइक दैट करेक्ट। तो यहां से एक स्टार पॉइंट निकल के आता है जो आपको लिखना है, जो इस तरह के स्टार सेंटेंसेस, प्लीज मेंशन वन सेंटेंस। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, intra-specific competition is more intense. Intra-specific competition is more intense. Is more intense and problematic to the functioning of ecosystem. Is more intense and problematic to the functioning of ecosystem. To the functioning of ecosystem. Functioning of ecosystem as compared to interspecific competition. As compared to interspecific competition. As the members of the same species, as the members of the same species have almost same demands, same potential. भैया सुनो, गर्म पानी रख दो यार, ठंडा पानी काम नहीं करेगा, मौसम ऐसा ही है, ठीक है, गर्म पानी रख दो। I'm sorry, have the same demands, have the same potential, same potential and same ecological niche. ठीक है जी। अब देखो, चाहे वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो, दोनों ही कंपटीशन का रिजल्ट तो आना है। क्या रिजल्ट होगा? एक विनर होगा। अब दूसरा है जो कंपटीशन लूज करेगा। अब जो विनर है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाले को मार के ही जीतेगा। जो हार रहा है कंपटीशन, वो दूसरे तरीके से भी बच सकता है। जरूरी नहीं है कि डेथ इज द आउटकम। देखो, एक तो आउटकम है कि डेथ हो जाए दूसरे स्पीशीज का या दूसरे कॉम्पिटिटर का। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनसे कंपटीशन को स्पीशीज अवॉइड करता है। जैसे एक बड़ा प्रोमिनेंट मेथड है, एक बार नाम बता रहा हूं फिर सुनना, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं उसको। एक है जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिसोर्स पार्टीशनिंग है, दूसरा कॉम्पिटिटिव रिलीज है। देखो, कोई भी कंपटीशन परमानेंट नहीं हो सकता। नो कंपटीशन इज फॉर एवर। हमेशा नहीं हो सकता कंपटीशन, उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। तो रिजल्ट में डेथ भी हो सकती है किसी की, तो उस डेथ से बचने के लिए एक स्पीशीज दूसरे को कंपटीशन से बाहर निकलना चाहेगा। यस, सो रिसोर्स पार्टीशनिंग एक क्राइटेरिया है जिसमें क्या है, लेट्स से कि ये एक रीजन था जहां पे रिसर्च चल रहा, जहां पे कंपटीशन चल रहा था फॉर फूड। तो यहां पे टाइगर, लायन, चीता तीनों फाइट कर रहे हैं रिलेटेड टू फूड। अब इन्हें समझ में आ गया कि यार यहाँ पे स्पेस कम है, इतना रिसोर्स नहीं है, तो जो इसमें लेस डोमिनेंट होगा वो अपना रिसर्च एरिया बढ़ा देगा। या लेट्स से सबसे डोमिनेंट इनमें टाइगर है, लेट्स से, तो लायन और चीता अपना टाइमिंग्स ऑफ हंट चेंज कर देंगे। टाइमिंग चेंज कर दिया, सर्च एरिया बढ़ा दिया। इसी रिसोर्स पार्टीशनिंग बोला गया कि चलो रिसोर्स को थोड़ा पार्टीशन किया जाए, यहाँ पे तुम देख लो, मैं आगे देख लूंगा, ताकि उस कंपटीशन में डेथ से बचा जा सके, so that we can avoid the death in that particular competition. Yes, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग है, करेक्ट।
और हमने कहीं पढ़ाया था जहां तक कोई भी स्पीशीज, हाँ होम रेंज किसी ने मेंशन किया है, जहां तक कोई भी स्पीशीज अपना माइग्रेशन रखेगा तो इसका सीधा मतलब हुआ एक स्पीशीज अपनी होम रेंज बढ़ाएगा, स्पीशीज अपनी होम रेंज बढ़ाएगा ताकि कंपटीशन से बचा जा सके। ठीक है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का कोई खास ऐसा रेलेवेंस नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाए, बट फिर भी टर्म बता देता हूं। कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है कि एक स्पीशीज दूसरे से बचने के लिए, एक स्पीशीज दूसरे से बचने के लिए तब तक अपनी प्रेजेंस नहीं शो करेगा जब तक कि दूसरा प्रेजेंट है। लेट्स से टाइगर इज मोर डोमिनेंट, तो जब तक टाइगर है इतने चीता टाइगर को अवॉइड करेगा। जब उसने देख लिया कि अब टाइगर हंट करके जा चुका है या टाइगर इस इकोसिस्टम में नहीं है, फिर चीता कहेगा मैं हूं ना, फिर वो अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। तो क्योंकि वो कंपटीशन से रिलीज हो चुका है उस टाइम, उससे जो डोमिनेंट स्पीशीज थी वो नहीं है, उससे डोमिनेंट स्पीशीज थी वो नहीं है। करेक्ट। भाई जिस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर बैठे हों वहां पे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे जो भी हो रहा है वो, लेकिन पीएम नहीं है तो फिर होम मिनिस्टर भी अपनी हेड कर सकते हैं उसको, डिफेंस मिनिस्टर भी, जो भी उन्हें अपॉइंट किया, बट पीएम है तो फिर बात खत्म होगी, फिर पीएम की बात रहेगी। यही कॉम्पिटिटिव रिलीज है। पीएम चले गए तो फिर दूसरे वाले हाँ अब मेरा नंबर है, तो दैट इज द कॉम्पिटिटिव रिलीज। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू दिस, यस, उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। That is what we call it as competitive exclusion principle. ठीक है भाई, ये पहला था रिसोर्स पार्टीशनिंग, दूसरा है कॉम्पिटिटिव रिलीज, तीसरा है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसका क्या मतलब होता है कि एक स्पीशीज जो डोमिनेंट है, लेट्स से डोमिनेंट क्यों है वो, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी स्किल ज्यादा है, या उसका माइंड शार्प है। ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्किल ज्यादा है, माइंड शार्प है, उसकी बल की बॉडी है, यस, बल की बॉडी है, तो ये स्पीशीज डोमिनेंट है, या उसकी भागने की स्पीड ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है उसका कैरेक्टरिस्टिक। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो स्पीशीज दूसरे को कंपटीशन से बाहर कर देगा, तो इट विल एक्सक्लूड द अदर स्पीशीज फ्रॉम द कंपटीशन। भाई एक शिकार है, उसके पीछे दो भाग रहे हैं, लेट्स से एक चीता भाग रहा है, एक लायन भाग रहा है, तो चीता वैसे ही जीत जाएगा वो, जब वो स्पीशीज तेज भाग रहा है। लेट्स से डियर है, तो डियर के पीछे तेजी से भाग रहे हैं दोनों, तो चीता की स्पीड लायन से कैसे मैच हो जाएगी भाई? लायन थोड़ा मोटा किस्म का है, उससे नहीं भागा जाएगा उतना, बट चीता तो दैट इज व्हाट इज देयर। सो वो उसको आउट कंपीट कर गया, चीता ने उसे एक्सक्लूड कर दिया उस कंपटीशन से। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ये एक एवोल्यूशनिस्ट हुए हैं, वैसे तो इतना नहीं जाएगा, यूपीएससी गॉज नाम के एवोल्यूशनिस्ट हुए, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, तो कभी कभी आपको लिखा मिल सकता है गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। करेक्ट। तो उसका यही मतलब है कि एक स्पीशीज अपने इंप्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दूसरे को कंपटीशन से बाहर कर देता है, दिस इज व्हाट इज देयर। करेक्ट। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो आपको कंपटीशन में ये चीजें पता होनी चाहिए, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों कंपीटिंग स्पीशीज को नुकसान होता है। नो डाउट वन कैन बी द विनर, बट अल्टीमेटली किसी ना किसी का नुकसान, दोनों का किसी ना किसी फॉर्म में नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाट इज कंपटीशन। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कंपटीशन को पढ़ने की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरेक्शन है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी चलो पता तो होनी चाहिए। कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का मतलब है कि वन पार्टनर इन द इंटरेक्शन is getting benefited, is getting benefited, and the second one is almost neutral। मतलब इसका ना ही तो कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही इसका कोई नुकसान हो रहा है। इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। जैसे सम स्मॉल aquatic animals
they take shelter near to larger animals. जैसे एक सिंपल सी बात है कि भाई ये है शार्क है, लेट्स से, ठीक है, और शार्क तीन चीजें खाती है, लेट्स से एक्स वाई जेड, तीन चीजें खा रही है, लेकिन एक स्पीशीज है पी, शार्क पी को नहीं खाती है, तो पी क्या करता है, शार्क के आसपास रहना शुरू कर देता है, पी के आसपास, पी है शार्क के आसपास रह सकता है, अरे रुक जाओ रेमोरा फिश और शार्क, आ रहा हूं भाई, रुको रुको, ठीक है, तो शार्क के आसपास वो रहना शुरू कर देगा, ताकि जो स्पीशीज अब पी पे लेट से फीड कर रहे हैं स्पीशीज ए बी सी, और ए बी सी डर रहे हैं शार्क से, यार ये निपटा देगा, हमें क्या फायदा इसके चक्कर में आने का, तो पी शार्क की प्रेजेंस में बेनिफिट कर जाती है, फायदा उठा लेती है, लेकिन इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन पी को तो फायदा हो गया। दिस इज शोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, लाइक बहुत सी फिशेज हैं, जैसे somebody is talking about रेमोरा फिश, काफी क्लासिकल सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी दिया होगा। सो रेमोरा फिश is something which is taking shelter near to shark, तो शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपने प्रेडेटर्स से बच जाता है, दैट इज कमेंसलिज्म। और बहुत बार क्या होता है, एक मैंने एग्जांपल दिया था कल की क्लास में, ईपीफाइट्स, इवन ईपीफाइट्स दे शो कमेंसलिज्म एट मेनी इंस्टेंसेस, ईपीफाइट्स दे शो कमेंसलिज्म एट मेनी इंस्टेंसेस, करेक्ट। अब देखो, एक टर्म होता है ईपीफाइट्स, बट यूपीएससी आजकल टर्मिनोलॉजी में बहुत खेल रहा है, एक टर्म होता है एपिजोन्स, यस। ईपीफाइट्स तो प्लांट्स हो गए आपके, जो दूसरे प्लांट्स पे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इन्हें पैरासिटिक प्लांट्स भी बोला हमने, तो मैक्सिमम ईपीफाइट्स दे डू नॉट हार्म द होस्ट प्लांट, मैक्सिमम ईपीफाइट्स डू नॉट हार्म द होस्ट प्लांट, करेक्ट, but epizones is a term that you use for those animals which take the shelter with larger animals, larger or dominant animals, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया शार्क और रेमोरा फिश का, दैट इज व्हाट इज देयर, करेक्ट। तो ये दूसरे एनिमल्स के साथ शेल्टर लेते हैं, दूसरे प्लांट्स के साथ शेल्टर लेते हैं, और दोनों के दोनों दे आर शोइंग कमेंसलिज्म, दे आर शोइंग कमेंसलिज्म। बट जो टर्म यूपीएससी पूछ सकता है ईपीफाइट्स में और इसमें कमेंसलिज्म में, दैट इज लाइनास। एनी आइडिया, किसी ने कभी सुना है टर्म क्या होता है लाइनास? किसी को अगर पता हो तो somebody who wants to mention something. चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी बात कर लेंगे। देखो, लाइनास वॉस्कुलर प्लांट्स की एक कैटेगरी है, दे आर कैटेगरी ऑफ वॉस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। वॉस्कुलर प्लांट्स की वो कैटेगरी है, वॉस्कुलर प्लांट्स का पहली बात तो यही बता देता हूं, वॉस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। चलो एक सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, आज थोड़ा तुम्हें क्लासिफिकेशन भी बता देता हूं यार, सुपरफिशियली अभी बात करेंगे, क्योंकि मैं टर्म्स यूज करता हूं स्पीशीज की, कई लोगों को हो सकता है ना समझ में आए। सो जो प्लांट्स होते हैं इनकी 5 कैटेगरीज होती हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, साइंस एंड टेक में थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा इनको, दोज हु आर पार्ट ऑफ दैट आल्सो, बट जो मेरे पास रिपोर्ट है, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव जॉइंड फॉर बोथ द मॉड्यूल, साइंस टेक एनवायरनमेंट दोनों इकट्ठा ही आप लोगों ने मॉड्यूल लिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इनफैक्ट 95% ऑफ द पीपल यू हैव ऑप्टेड फॉर बोथ, तो वहां और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ के हिसाब से तो यहाँ भी बताऊंगा। देन वी हैव द टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, करेक्ट। हम मोर अफोर्डेबल, हमें पता है भाई, तभी तो तुम्हें लगता सर को पता होगा, सर ने किया है सारा, तो अफोर्डेबल तो कोशिश तो करी है जितना करने की, ठीक है, जो हमसे हो सकता है वो करेंगे भाई, बट रनिंग कोस्ट तो हमें भी चाहिए, यस। चलो कोई नहीं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ जाए वो जरूरी है, इतना तुम्हें ये पैसा नहीं परेशान करेगा,
लिस्ट में नाम आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और वैसे भी जितनी तुमने फीस दी है इतने की तुम दारू पी जाओगे 2-4 दिन के अंदर अंदर, और 2-4 दिन, आई एम सॉरी, 2-4 घंटे के अंदर अंदर। अभी माहौल बन ही रहा है, 31st फर्स्ट सब आ रहा है। यस, करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, बैक टू द डिस्कशन प्लीज। बैक टू द डिस्कशन प्लीज। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, 5 कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। तुम्हारी जानकारी फिलहाल इतनी होनी चाहिए, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनको कहते हैं लोअर प्लांट्स। इसका मतलब है दे आर सिंपलर कैटेगरी ऑफ, दे आर सिंपलर प्लांट्स, दे आर सिंपलर प्लांट्स। ठीक है, ये सिंपलर प्लांट्स है। और ये जो तीनों हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन्हें हायर प्लांट्स कहते हैं। देखो कल हमने माइकोराइजा के साथ हायर प्लांट्स टर्म इस्तेमाल किया होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ये जो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है, इसमें एल्गी और ब्रायोफाइट्स दो ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। करेक्ट। बट बाकी जो तीनों हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तो इन्हें वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ वास्कुलर टिश्यूज हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स हैं, दे कंडक्ट द ब्लड एंड ऑल, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। तो वास्कुलर प्लांट्स का मतलब है जाइलम फ्लोएम है जिसमें, तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत होगी, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, 6th-7th क्लास की सबको पता होगा। जो जाइलम होता है, इट इज प्राइमरली फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर विद मिक्स्ड मिनरल्स। इसका कंडक्शन प्लांट्स में होता है थ्रू जाइलम, और फ्लोएम इज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड एनर्जी। फूड और एनर्जी के कंडक्शन के लिए यू हैव दी फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम आपके जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिसमें नहीं है वो है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है जी। और एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स तीनों को इकट्ठा हम कहते हैं लोअर प्लांट्स, बाकी दोनों कहते हैं हायर प्लांट्स। तो इसका मतलब है एक लोअर प्लांट की ऐसी कैटेगरी है जिसमें जाइलम फ्लोएम है, वो कौन सा हो गया? टेरिडोफाइट। तो यहां से क्या स्टार इंफॉर्मेशन निकल के आई कि टेरिडोफाइट इज द ओनली कैटेगरी ऑफ लोअर प्लांट्स व्हिच कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। लिखना चाहो तो लिख लो, टेरिडोफाइट इज द ओनली कैटेगरी ऑफ लोअर प्लांट्स, टेरिडोफाइट is the only category of lower plant. Pteridophyte is the only category of lower plant. Pteridophyte is the only category of lower plant which contains xylem and phloem. Xylem and phloem. ठीक है जी। ओके, तो ये प्लांट्स की कैटेगरीज बता दी हमने, जाइलम फ्लोएम का काम बता दिया। वापस आ जाओ लाइनाज पे। तो ये बेसिकली वो वास्कुलर प्लांट्स की कैटेगरी हैं जो कि रूटेड तो है ग्राउंड में, रूटेड तो है ग्राउंड में, बट इन्हें इरेक्ट पोस्चर के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। यस, ये क्रीपर्स हो सकते हैं, लेकिन क्रीपर सरवाइव कर जाते हैं ऐसे, ये सरवाइव नहीं करेंगे। इन्हें इरेक्टनेस के लिए दे नीड सम सपोर्ट विद देम, दे नीड सम सपोर्ट विद देम। सो लाइनास जनरली दे डू नॉट अफेक्ट देयर होस्ट। सो ये टर्म लिख लो। देखो जो नई नई टर्म्स है ना, यूपीएससी आजकल इन्हीं के पीछे है। ये इपीफाइट्स और ये बड़ी कॉमन टर्म्स हैं, हो सकता है इपीफाइट भी आ जाए, बट लाइनास एक ऐसी टर्म है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज मेंशन, लाइनास आर दोज कैटेगरी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, लाइनास आर दोज कैटेगरी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, those category of vascular plants which are rooted in the ground, which are rooted in the ground, which are rooted in the ground and maintain erectness of their posture, erectness of their posture
by utilizing some support, by utilizing some support. Utilizing some support. And primarily, lioness need to reach up to the sunlight. Need to reach up to the sunlight. देखो 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो बहुत ही फेमस नाम है. इन लाइनाज, बोहिनिया, BAUHINIA, बोहिनिया, फाइकस. तो यूपीएससी आपको ये ऐसी बदमाशियां करने लग गया है. वो क्या कहेगा, वो आपको कहेगा बोहिनिया फाइकस कुछ स्पीशीज हैं, किस कैटेगरी में लाया करते हैं ये. यस. और भी ये लो, टीनोस्पोरा. 3 याद कर लो यार, बहुत ज्यादा तो नहीं कराऊंगा, लिस्ट में बहुत लंबी है. यस. सो यू कैन टॉक अबाउट टीनोस्पोरा, फाइकस, बोहिनिया. हाँ ठीक है भाई, पैसिफिका. मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बॉटनी बैकग्राउंड बाहर निकल के आ रहा है. चलो कोई बात, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज देयर. तो ये कमेंसलिज्म शो कर रहे हैं. तो कमेंसलिज्म पे भी बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है हमें. ये सबसे रेलेवेंट इंटरेक्शन है. लास्ट जो बचा है हमारा, एमेंसलिज्म. एमेंसलिज्म जो लास्ट इंटरेक्शन है हमारा. सो लास्ट इंटरेक्शन जो एमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म का मतलब है एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी अनअफेक्टेड है. दूसरी अनअफेक्टेड है. एक को नुकसान हो गया, दूसरा अनअफेक्टेड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने इनका नाम तो सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं. स्कूल डेज से नाम सुना होगा कभी, कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक इन्होंने ही डिस्कवर की थी. फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन थी, was discovered by Alexander Fleming. एंड ये जो डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ये एक बाय चांस डिस्कवरी थी. दिस वाज अ बाय चांस डिस्कवरी. क्या मतलब हुआ बाय चांस डिस्कवरी का? मतलब ये ऐसा कुछ चाह नहीं रहे थे कि कुछ ऐसा डिस्कवर किया जाए, बट गलती से डिस्कवर हो गया. बाय चांस एस्पिरेंट होंगे तुम में से कुछ, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम कभी ब्यूरोक्रेट बनेंगे, लेकिन बन गए बस. करेक्ट. और बाय चांस ऑफिसर भी बन जाओगे तुम. ऐसा नहीं है कि बाय चांस एस्पिरेंट्स वो ऑफिसर्स नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं भाई. यस. AIR-1, ये कौन है भाई जो AIR-1 बनना चाह रहा है? केशव सोनी. अच्छा ठीक है भाई, बनो बनो, अच्छी बात है. देखो किसी की तो AIR-1 आनी है. यस. तो अब तुम में से किसी की तो आ ही सकती है, ऐसा तो है नहीं कि तुम में से किसी की आ नहीं सकती. यस. लेकिन पढ़ लो सपने तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है देखना. serendipity. Serendipity is a term that we use for by chance discoveries in science and technology. तो हुआ क्या था इसमें, ये लेबोरेटरी थी फ्लेमिंग साहब की, और इस लेबोरेटरी में फ्लेमिंग was trying to grow the colony of a fungus, or trying to grow the colony of a bacteria. एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करना चाह रहे थे फ्लेमिंग साहब. तो उन्होंने यहां ये कॉलोनी ग्रो कर ली, आराम से ग्रो कर गई बैक्टीरिया की कॉलोनी.
ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया, बट ये जो हिस्सा बच गया, यहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया. बैक्टीरिया वॉज नॉट एबल टू ग्रो इन दिस रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक फंगस प्रेजेंट था. अ फंगस वॉज प्रेजेंट ओवर हियर, और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम. उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम. ठीक है. सो पेनिसिलियम फंगस वहां ऑलरेडी प्रेजेंट था, और ये पेनिसिलियम फंगस कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज कर रहा था जो इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था. तो यहां से आइडिया लगा फ्लेमिंग साहब को कि यार ऐसा तो हो सकता है कि पेनिसिलियम कोई केमिकल रिलीज कर रहा हो जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है. तो ये जो केमिकल था यही आगे चलकर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक बना आगे चल के. तो ये जो प्रोसेस है जिससे पेनिसिलियम की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई, तो पेनिसिलियम का केमिकल रिलीज करना उसका नेचुरल एक थिंग था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बैक्टीरिया है तो भी पेनिसिलियम वो केमिकल रिलीज करेगा, नहीं है तो भी रिलीज करेगा. तो इसका मतलब है पेनिसिलियम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस एसोसिएशन से, इट इज न्यूट्रल. लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया इसने, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया इसने. तो ये जो फिनोमिना है जिसको एंटीबायोसिस बोला गया, और इसी से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, वो एक एमेंसेलिज्म का क्लासिकल एग्जांपल बना. यस. तो यहां आपको एक टर्म एंटीबायोसिस पता होना चाहिए, एक टर्म सेरेंडिपिटी पता होना चाहिए, और पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम, ये पता होना चाहिए. ठीक है. दिस व्हाट एंटीबायोसिस इज शोइंग एमेंसेलिज्म. दिस इज. अब जो ये टर्म एंटीबायोटिक है, बेसिकली एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स या ड्रग्स कह लो, मेडिसिन कह लो, which are not allowing the growth of bacteria. तो ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव रहती हैं. और आज भी मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो बैक्टीरिया से डिराइव्ड हैं या खुद फंगस, या तो फंगस से डिराइव्ड हैं खुद बैक्टीरिया से, इवन बैक्टीरिया से भी, क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे का दुश्मन भी हो सकता है. यस. तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं वो फंगस या बैक्टीरिया, मतलब देखो एंटीबायोटिक की जो क्लासिकल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि they are derived from one form of microbe, they are derived from one form of microbe and they are effective against another form of microbe. अब जो डिराइव हो रही है वो माइक्रोब बैक्टीरिया भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया वो माइक्रो फंगस भी हो सकता है, बट दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया. तो एंटीबायोटिक्स की टर्म का मतलब लिख लो प्लीज. मेंशन antibiotics are the chemicals, drugs, or the medicines. Antibiotics are the chemicals or the drugs or the medicines, are the chemicals or the drugs or the medicines which are derived from a category of microbes, which are derived from the category of microbes, derived from the category of microbes, and are effective against another microbes, and are effective against another microbes, effective against another microbes. That is, maximum antibiotics are derived from bacteria and fungus. Maximum antibiotics are derived from bacteria and fungus, are derived from bacteria and fungus, and are effective against one or another form of bacteria, and are effective against one or another form of bacteria, effective against one or another form of bacteria, effective against one or another form of bacteria, one or another form of bacteria. ठीक है जी. And this suppression is termed as antibiosis, and this suppression is termed as antibiosis, which is a classical example of emencelism. Antibiosis, which is a classical example of emencelism, which is a classical example of emencelism. Emencelism.
ठीक है जी। अब एमेंसलिज्म का दूसरा एग्जाम्पल जो कि यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन बना, दैट वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन मेंस, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी 2016 का मेंस का क्वेश्चन बना था। सुन लेना एक बार। एलिलोपैथी बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे नीम है या ब्लैक वॉलनट्स हैं, सम फॉर्म्स ऑफ सोरगम, इस तरह की जो वेजिटेशन है, दे रिलीज सर्टेन केमिकल्स, ये कॉन्टिन्यूअसली कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, वी कॉल देम एज एलिलोकेमिकल्स। देखो भाई, ये तो सबने ही सुना होगा कि नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। यस, कि नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये तो आई थिंक वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये जो एलिलोकेमिकल्स रिलीज कर रहे हैं नीम, ब्लैक वॉलनट्स टाइप की स्पीशीज, दीज एलिलोकेमिकल्स कैन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, can suppress the growth of insects, in fact can also suppress the growth of weeds। तो ये एलिलोकेमिकल्स नीम का रिलीज करना इज नेचुरल। अब उसके आसपास कोई आ गया, वो मारा गया बिना वजह, कोई इंसेक्ट आ गया वो मारा गया, तो अब उस इंसेक्ट के लिए तो नेगेटिव हो गया इंटरेक्शन, लेकिन नीम तो अपना काम कर रहा था, वो नॉर्मली रिलीज कर रहा था ये केमिकल्स, नीम वाज रिलीजिंग इट बेसिकली। तो कोई ऐसा स्पेशल रीजन तो था नहीं नीम के पास, तो नीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनकी ग्रोथ को रोक दिया उसने। तो ये भी आपका एलिलोपैथ, ये भी आपका कमेंसल सॉरी एमेंसलिज्म शो कर रहा है। इस प्रोसेस को एलिलोपैथी कहते हैं। वी कॉल इट एज एलिलोपैथी, वी कॉल इट एज एलिलोपैथी, करेक्ट। तो ये एलिलोपैथी है भाई, दिस इज व्हाट इज एलिलोपैथी दैट यू शुड नो। तो इन एलिलोकेमिकल्स को रिलीज करना इज एलिलोपैथी। अब एलिलोपैथी से बैक्टीरिया, इंसेक्ट, अब देखो नीम और ब्लैक वॉलनट्स नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं, आपको बैक्टीरिया को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वीड्स को मारने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है एग्रीकल्चर में, लेकिन ये नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं, इसमें आपको केमिकल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एलिलो केमिकल्स रिलीज किए, अब ये बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो मतलब बायोपेस्टिसाइड की तरह, एक पेस्टिसाइड जो बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, इट कैन एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड। इंसेक्ट्स को मार रहा है, इट कैन एक्ट एज बायो इंसेक्टिसाइड। तो यूपीएससी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। वीड्स को मार रहा है, मतलब यू कैन कॉल इट एज बायोवीडिसाइड्स। तो मतलब ये बायोलॉजिकल ओरिजिन के कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो कि आपकी एग्रीकल्चर में बर्डन को कम कर सकते हैं केमिकल्स के, दे कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। तो ये भी एमेंसलिज्म का एग्जांपल है, करेक्ट। तो नीम, एलिलोकेमिकल्स, एलिलोपैथी तो जनरल चीज है थोड़ा, लेकिन आपको ये व्हाट आर वीड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है ये वीड। अनवांटेड प्लांट्स जो फसल के साथ ग्रो कर जाते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उन्हें वीड्स कहा जाता है। यस, खरपतवार जिसको कहते हैं। यस, हाँ, तुम्हारे वाला वीड दूसरा है, कहीं तुम उसे समझ रहे हो, करेक्ट, वो वीड अलग है, करेक्ट। तो बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वीड्स, इनकी ग्रोथ को रोकेंगे ये, करेक्ट। तो आप एक टर्म लिख सकते हो यहाँ, एक सेंटेंस लिख सकते हो, एलिलोकेमिकल्स रिलीज्ड बाय, लिख लो एक सेंटेंस सारा का, उसके अंदर सब आ जाएगा। एलिलोकेमिकल्स रिलीज्ड बाय, एलिलोकेमिकल्स रिलीज्ड बाय, एलिलोकेमिकल्स रिलीज्ड बाय certain vegetations like neem and black walnut, certain vegetations like neem and black walnuts, certain vegetations like neem and black walnuts can regulate the growth of, can regulate the growth of, can regulate the growth of, can regulate the growth of bacteria or insects or weeds, the growth of bacteria or insects or weeds, acting as, acting as, acting as, देखो जो सीक्वेंस में लिखा है उसी में लिखो, बैक्टीरिया पहले लिखा है तो बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्ट लिखा है तो बायो इंसेक्टिसाइड, वीड्स लिखा है बायोवीडिसाइड।
acting as biopesticides, bioinsecticides and bioweedicides respectively. Respectively. रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कोई पूछ रहा है यूकैलिप्टस इज ऑल्सो, हाँ यूकैलिप्टस भी अमेंसिलिज्म, बिल्कुल भाई, ये सेम ही प्रोसेस है, एलिलोपैथी है वो भी भाई, रिस्पेक्टिवली। एंड सच सप्रेशन इज टर्म्ड एज एलिलोपैथी, एंड सच सप्रेशन इज टर्म्ड एज एलिलोपैथी। Such suppression is termed as allelopathy. Such suppression is termed as allelopathy. अब एक चलो एक्सटेंशन और इसकी मेंशन कर लो। एलिलोपैथी जो ये मैकेनिज्म है जहां पे आप नेचुरल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हो टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ वीड्स, पेस्ट्स। देखो, अगर आपको ये एलिलोपैथी ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वीड्स को, पेस्ट्स को, इनको रोकने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ये तो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल बीइंग से डिराइव हो रहे हैं, एलिलो केमिकल्स हैं, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। तो ये जो केमिकल्स लाइक डीडीटी है, बीएचसी है, एंडोसल्फान है, इनका इस्तेमाल रेगुलेट करेंगे, ये उनका इस्तेमाल कम कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि दिस एलिलोपैथी कैन एक्ट, प्रोवाइड नेचुरल डेरिवेटिव्स अगेंस्ट बैक्टीरिया और वीड्स और पेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? Allelopathy can reduce the burden of chemicals in agriculture. Can reduce the burden of chemicals in agriculture. Can reduce the burden of chemicals in agriculture. ठीक है, अब केमिकल्स का बर्डन कम कर दिया, इसका सीधा सीधा सा मतलब है ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। दे कैन सपोर्ट द ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग। बस दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो ये आपके भाई इंटरेक्शंस हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड, ये आपकी सारी इंटरेक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से भी कहीं कहीं से रैंडम क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट कर सकता है मैकेनिज्म ऑफ एलिलोपैथी, मैकेनिज्म ऑफ एलिलोपैथी। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। इसके बाद अगेन देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। हमें यहां से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं भाई। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी पिक्ड अप बाय यूपीएससी। तो एडेप्टेशंस वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ सेकंड प्लीज। बैक टू द डिस्कशन प्लीज। अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, तो इंटरेक्शंस वाला पार्ट ठीक है सर। इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस मतलब, तो वही तो पढ़ाने लगा हूं अभी। अरे नाम तुम्हारा संयम है, लेकिन संयम रखो तो सही यार, अभी तो पढ़ा रहा हूँ एडेप्टेशन, अभी तो टर्म लिखा है मैंने, कहाँ पढ़ा है अभी। चलो देखो, और एडेप्टेशन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें मैंने बताया नहीं, मैंने तुम्हें बाकायदा समझाया है हेलोफाइट्स के बारे में। तो ये एडेप्टेशन में दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम्हें, दो एडेप्टेशंस में पढ़ा चुका हूं, हेलोफाइट्स और एडेप्टेशंस इन ओलिगोट्रॉफिक इकोसिस्टम्स। ओलिगोट्रॉफिक इकोसिस्टम्स ये दोनों मैंने पढ़ाई है तुम्हें, करेक्ट।
हेलोफाइट्स मतलब प्लांट्स ऑफ सॉल्टी कंडीशंस। लाइक मैंग्रोव्स, बाकायदा मैंने तुम्हें मैंग्रोव्स की लोकेशंस भी बताई हैं, और वी डिस्कस्ड, ऑडियो वीडियो दोनों स्टक हो गया है। इज इट देयर? क्या सबको दिक्कत हो रही है भाई? तो अनामिका, हो सकता है तुम्हारा इंटरनेट फ्लक्चुएट किया हो भाई, अदरवाइज इट्स गोइंग वेल। चलो इट्स फाइन भाई, तो बस बस हो गया, ठीक है, मान लिया। और खेल लो पहले, तुम कर लो सारे। ऑल गुड, फाइन सर जी, ठीक है ठीक है। ये विनय प्रताप, जहां तक मुझे लग रहा है ये एंथ्रो वाला ही होगा, वो गैंग था इनका एक बाकायदा पूरा। चलो, सो दूसरा ओलिगोट्रॉफिक, तो मैंग्रोव्स हैं, सॉल्टी कंडीशंस हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। तो चलो मैं सिर्फ टर्म्स दोबारा बोल देता हूं। क्या हम रिकॉल कर पा रहे हैं प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स? क्या हम रिकॉल कर पा रहे हैं न्यूमेटोफोर्स? आर वी एबल टू कनेक्ट विद द टर्म विविपेरी? आर वी एबल टू कनेक्ट विद द टर्म पॉजिटिव एंड जियोट्रॉपिक? कुछ इस तरह की बातें की थी, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं यार ऑलरेडी। करेक्ट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद ओलिगोट्रॉफिक इकोसिस्टम्स विच प्रोवाइड अ फ्यू कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ, कुछ मिसिंग होती हैं। तो इसकी मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन शायद हमने कल पढ़ी थी, और मैंने वहां लिखवाया होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन इन ओलिगोट्रॉफिक इकोसिस्टम्स। माइकोराइजा पढ़ चुके हैं, तो ये दो एडेप्टेशंस हम पढ़ चुके हैं। तो इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस में ये दो पॉइंट लिख के छोड़ दो। पहला एडेप्टेशन आप हेलोफाइट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये टर्म्स है। दूसरा ओलिगोट्रॉफिक इकोसिस्टम माइकोराइजा, वी हैव डिस्कस्ड, तो ये हम पढ़ चुके हैं, विल नॉट रिपीट दिस। अब हमारे पास दो एडेप्टेशंस प्लांट्स की ऐसी, एनिमल्स की आगे कहीं बताऊंगा, यहां नहीं बता रहे एनिमल्स की, मैं प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एडेप्टेशन बेसिकली एक वो एडजस्टमेंट है। चलो यहां भी थोड़ा सा और एलिबरेट कर देता हूं, जब तुम इतना बेसिक सवाल ही तुमने मुझसे पूछ लिया है। एक टर्म होता है एक्लीमेटाइजेशन, which is also termed as acclimation, और दूसरा टर्म है एडेप्टेशन। सेकेंड टर्म इज एडेप्टेशन। पहला टर्म है एक्लीमेटाइजेशन और एक्लीमेशन, सेकेंड टर्म है एडेप्टेशन। एक्लीमेटाइजेशन होता है शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, और एडेप्टेशन होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स एक्लीमेटाइजेशन होता है, और लॉन्ग टर्म जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो एवोल्यूशन के थ्रू आपने अडॉप्ट किए हैं, वो आपके एडेप्टेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप उतना एक्सपोज नहीं होते हो सनलाइट से, और सडनली आपको तेज सनलाइट में छोड़ दिया जाए, तो आपकी जो बॉडी होती है वो मेलानिन का पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जो जो हिस्सा सनलाइट से एक्सपोज है उससे बचाने के लिए मेलानिन बढ़ जाएगा, वहां पे डार्क पिगमेंट ज्यादा हो जाएगा, जिसे आप टैनिंग कहते हो। तो टैनिंग आपका एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है, एक नई कंडीशन से एक्सपोज हुए उस चीज के लिए, यस, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट है। और जैसे ही आपका एक्सपोजर खत्म हुआ, ग्रेजुअली वो मेलानिन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाएगा जो एक्स्ट्रा था, और आप वापस से अपने उसी मेलानिन प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। अब जैसे हमारी कंट्री है, वी आर ट्रॉपिकल कंट्री, तो हमारे यहां तो सनरेज डायरेक्ट है भाई, और डायरेक्ट सनरेज में भी जितना आप साउथ में जाओगे
इंडिया के, उतना इक्वेटर के पास जा रहे हो आप। तो इसीलिए सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कॉम्प्लेक्शन इज डार्कर, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट है टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इंडिया में तो ये चीज ठीक है, लेकिन एक यूरोपियन जब इंडिया में विजिट करेगा, तो यूरोप इज अ टेम्परेट रीजन प्राइमरली, वहां पे सनरेज स्लैंटेड है, तो वो उन्हें इतना परेशान नहीं कर सकते। यस, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम होगी भाई, हियर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जब वो यूरोपियन इंडिया में आएगा, तो सबसे पहले उसकी बॉडी यही काम करेगी कि मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, नहीं तो डायरेक्ट सनरेज से स्किन को डैमेज होगा। और जब वो वापस अपनी कंट्री में जाएगा, वो दैट पर्टिकुलर फेलो, तो प्रोडक्शन वापस से कम हो जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट था। यस, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट था। दूसरा, हाँ, somebody is mentioning about हाइपोक्सिया आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक बात है भाई। जैसे आप प्लेन्स में रह रहे हो एंड यू विजिट हिली एरियाज, कि दिल्ली से आप शिमला जा रहे हो भाई, मसूरी चले जाओ, चलो मसूरी अभी तुम्हें नहीं बुला रहा है, शिमला चले जाओ। अभी अभी मसूरी जाओगे बिना वजह फील में आओगे, क्या फायदा। अभी मसूरी रहने तो शिमला चले जाओ। करेक्ट। शिमला में वैसे एक ट्रेनिंग, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस वालों को शिमला भेजा जाता है कुछ टाइम के लिए। दिल तोड़ दिया सर, अभी तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा, अभी तो प्री होने दे बेटा, रुक जा। अभी तो इस एग्जाम ने कई दिल तुड़वाए हैं बेटे, तू कोई पहला थोड़ी है। यस, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब सुन लो भाई, तो जो इसको छोड़ दो ऑडिट अकाउंट को, इसका एक एक हटा दो, हमें नहीं चाहिए ऑडिट अकाउंट, एक एक हटा दो इसका, फोकस सीधा यहां पे रखो, बस बात खत्म। जब आप प्लेन से हिली एरियाज की तरफ जाओगे, तो वी विल हैव अ लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और उस लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड। तो हिली एरियाज की उस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की कमी को हैंडल करने के लिए बॉडी को ज्यादा आरबीसी बनानी पड़ेंगी, बॉडी को ज्यादा आरबीसी बनानी पड़ेंगी। देखो यहीं से बात क्लियर हो जाएगी। सो जब आप प्लेन से हिली एरियाज में जा रहे हो, और उस ऑल्टीट्यूड सिकनेस को काउंटर करने के लिए आपकी बॉडी ज्यादा आरबीसी बनाएगी, सो दैट ऑक्सीजन सप्लाई कैन बी बेटर, क्योंकि ऑक्सीजन आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर सप्लाई होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है। यस, सो ये आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ना इज एक्लिमेटाइजेशन शॉर्ट टर्म। लेकिन दोज पॉपुलेशंस विच आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दोज हिली एरियाज, जो रहे ही वहीं पे है, उनका इन जनरल आरबीसी काउंट ज्यादा है, वो उनके लिए एडेप्टेशन का काम करेगा, वो उनके जेनेटिक मैकेनिज्म का हिस्सा बन चुका है। दैट इज व्हाट इज एडेप्टेशन। तो ये जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, इन्हें एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये एक्लिमेटाइजेशन वाले जो चेंजेस हैं, दीज आर जनरली रिवर्सिबल। आई एम नॉट सेइंग ये रूल है, बट जनरली दे आर रिवर्सिबल। करेक्ट। तो अब हम आगे एडेप्टेशंस पे बढ़ते हैं भाई। जो एक एडेप्टेशन हमें पढ़नी है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, और एक चीज मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, सैटरडे तक तुम्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, फ्राइडे कल भी मिल सकता है, नहीं तो सैटरडे को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट में 100% इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। जो मेरे स्टूडेंट रहे उन्हें पता है कि डॉक्यूमेंट में सारी इंफॉर्मेशन मैं कभी भी नहीं देता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो मार्केट में बिकेगा, फिर तुम्हें क्या फायदा हुआ क्लास ज्वाइन करने का, अलग से तुम्हें क्या बेनिफिट मिला। तो इसलिए क्लास की कुछ इंफॉर्मेशन अपनी नोट डाउन करते रहना। हाइड्रोफाइट्स की जो डिटेल तुम्हें पढ़ाऊंगा वो डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। करेक्ट। तुमने फीस पे की है, तो ये डॉक्यूमेंट तो मार्केट में तुम लोग स्प्रेड कर दोगे, कहीं प्रिंट लोगे, जेरोक्स लोगे, वो अपने आप स्प्रेड हो जाता है। यस, तो ये नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सारी चीजें नहीं मिलेंगी डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट यू विल गेट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, यू विल गेट द डॉक्यूमेंट फॉर एंटायर वीक। ठीक है।
यस तो ये भाई, ये मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से रही है कि दो स्टूडेंट्स हु आर पेइंग फॉर दिस, उनके साथ इनजस्टिस तो नहीं है कम से कम। देखो भाई, बाकियों को भी मिले इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन उतनी मिले जितनी फ्री मिलनी चाहिए। जब पैसा दे रहे हो तो कुछ तो अलग होना चाहिए यार। करेक्ट। तो आपको क्लास में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 100% डॉक्यूमेंट में नहीं होगी। यस। बेसिकली है तो ये कंपटीशन ही, वो है तुम्हारे दोस्त जो नहीं है या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन भी तो कोई चीज है भाई। एक्चुअल में कॉम्पिटिटर तो वही है तुम्हारे। चलो, तो मतलब हेल्दी रखो उस कंपटीशन को, मतलब बुरा नहीं सोचना, लेकिन जैसे तैसे साम दाम दंड भेद सब लगाना है। यस। कभी कभी चतुर भी बनना पड़ता है तुम्हें। करेक्ट। चतुर रामलिंगम की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द क्लेवर वन। ठीक है भाई, हाइड्रोफाइट्स। ये ये कौन है केक के पीछे जो पड़े हुए हैं? तो तुम खा लो भाई, केक मैंने कब मना किया है, तुम पूरा खा लो 1 kg का। हाइड्रोफाइट्स दे आर वाटर प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स दे आर वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स। तो पानी में जब वो ग्रो कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही पानी हो जाता है। द बिगेस्ट चैलेंज इज वाटर ओनली। द बिगेस्ट चैलेंज इज वाटर ओनली। अब यहां जरूरी नहीं है कि वो पानी में का मतलब वाटर बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता भाई। वाटर प्लांट्स का मतलब है या तो वो वाटर बॉडी में ग्रो कर रहे हैं या एक्सट्रीमली वेट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। एक्सट्रीमली वेट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। ईदर दे आर ग्रोइंग इन वाटर कंडीशंस। ये क्या बात हुई? वी ऑल्सो फील इनसिक्योर फॉर यूट्यूब वीडियो, वो भी यहीं बता दो। नहीं नहीं, यूट्यूब वीडियो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाते रहना चाहिए। उन्हें लगे तो सही कि मार्केट में कुछ और भी चल रहा है। यस। देखो भाई, जमाना मार्केटिंग का है, तो यूट्यूब हमारी मार्केटिंग है। यस। यूट्यूब पे जाती रहेंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो जाता रहेगा यार। पार्टी अपना प्रचार तो करेगी ही यार, कैंडिडेट किसको बनाना है बाद की बात है। चलो, अब इधर आओ। बेचने दो टेलीग्राम पे भाई, अब हम नहीं रोक सकते इसको, डिजिटल दुनिया है। यस। जो जिसने जो करना है करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यस। क्योंकि ज्यादातर पब्लिक तो यही ढूंढती रहती है, अच्छा टेलीग्राम पे मिल गया, 3 क्लास मिल गई, फिर ब्लॉक हो गया। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो बात ऐसी है भाई, मैं एक बड़ी क्लियर सी बात बता रहा हूँ। इतना बड़ा जब एक मकसद लेके चले हो, व्हेन वी हैव सच ह्यूज थिंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो ये 3,000 रुपए अगर आप इसके पीछे आप उन चीजों में पड़े हुए हो, यू आर वेस्टिंग वेरी प्रेशियस टाइम। वेरी प्रेशियस टाइम। इस टाइम लोगों को 2-3 हजार रुपए की वैल्यू ज्यादा दिख रही है इन कंपैरिजन टू 26 अटेम्प्ट। तो वो वैसे भी ज्यादा तुम्हारे कंपटीशन में है नहीं। वो पब्लिक है जो कभी एग्जाम का सही हिस्सा है ही नहीं। यस। ये इतना अफोर्डेबल इनिशिएटिव्स हैं जो ऑनलाइन में हम लोग कर रहे हैं यार। मैं ये तो कह नहीं रहा कि 2 लाख का फाउंडेशन है, वहां तो समझ में आता है कि यार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट इतना मैनेज करना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा चैलेंजिंग है। और फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। सब तरह के लोग होते हैं। कानून बनता इसीलिए है कि उसे तोड़ा जाए। ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम पे बेच रहे हैं उन्हें टेलीग्राम पे बेचने दो। लोग विधायक खरीद लेते हैं, ये तो छोटा सा कोर्स है यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना परेशान होना, ज्यादा सोचा नहीं करते इन चीजों को, उनको ले दो, कोई बात नहीं। 2, 4, 5% 10% लोग जो लेना चाहें। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, उसमें से 99% ऐसे हैं जो खरीद के भी नहीं देखेंगे उन वीडियोस को। वो 300 रुपए भी वेस्ट है उनका। वो 300 रुपए भी वेस्ट है, 500 रुपए भी वेस्ट है उनका। जिसको पढ़ना है वो यहां पढ़ रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है। करेक्ट। चलो, सो हाइड्रोफाइट्स क्या है? वाटर प्लांट्स हैं, या तो पानी वाटर बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, और दे आर ग्रोइंग इन एक्सट्रीमली वेट सॉइल। एक्सट्रीमली वेट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहां पे पानी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म। अब ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं, दीज हाइड्रोफाइट्स कैन बी फ्री फ्लोटिंग, कि वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं उस वाटर बॉडी में।
बट कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रूटेड हैं, जिनका रूटेड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं इन्हें, बट इनकी लीव्स वाला जो हिस्सा है वो फ्लोटिंग है। यहां पे तो फुल बॉडी फ्लोटिंग है, बट यहां पे कुछ रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं जिनकी लीव्स फ्लोट कर रही हैं। करेक्ट। देन अगर फर्दर आगे बढ़े हम, कुछ सबमर्ज्ड कैटेगरी के हैं, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग कहते हैं उन्हें। मतलब वो, ये फ्री फ्लोटिंग है, ये सबमर्ज्ड फ्लोटिंग है। ठीक है। अब जैसे फ्री फ्लोटिंग की बात करें, तो फ्री फ्लोटिंग में सबसे क्लासिकल जो एक दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। अजोला, अजोला एक फर्न होता है, और फर्न बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। आइकॉर्निया, जिसे वाटर हियासिंथ कहते हैं, HYACINTH, वाटर हियासिंथ, ये एग्जाम्पल हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के। रूटेड हाइड्रोफाइट्स बहुत होते हैं, लेकिन जो सबसे क्लासिकल जहां से क्वेश्चन बनने के चांस है, निम्फिया। निम्फिया इज वेरी वेल। लोटस पे कौन क्वेश्चन पूछेगा यार, माना बीजेपी की सरकार है, बट लोटस पे क्वेश्चन नहीं आएगा यार। ठीक है। निम्फिया सबमर्ज्ड फ्लोटिंग के जो हाइड्रोफाइट्स हैं, इसका एक एग्जाम्पल है सिरेटोफाइलम। याद करने पड़ेंगे भाई, टेक्निकल नाम आपने देखा होगा, आ रहे हैं आजकल पेपर में। सिरेटोफाइलम। और दूसरा है यूट्रिकुलेरिया। लिखो और रट्टा लगाओ इनका। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है अजोला एंड आइकॉर्निया। रूटेड हाइड्रोफाइट्स जिसकी लीव्स फ्लोट करती हैं, एग्जाम्पल है निम्फिया। एंड सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है सिरेटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। चलो फ्री फ्लोटिंग में एक और ऐड कर देता हूं, वॉल्फिया। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, बस इतना याद करो। ये सारे ठीक है भाई, लोटस, वाटर चेस्टनट, लेकिन इन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा मतलब ये है। अजोला, आइकॉर्निया, वॉल्फिया, निम्फिया, सिरेटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया, तो ये आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। सो ये जो आपके हाइड्रोफाइट्स हैं, इनको पानी में सरवाइव करने के लिए कुछ बॉडीली चेंजेस की जरूरत है, कुछ बॉडीली चेंजेस की जरूरत है। और वो जो बॉडीली चेंजेस हैं, उन्हें ही एडेप्टेशंस कहा गया है। करेक्ट। तो एग्जांपल्स वाला पार्ट अगर आपने लिख लिया हो, तो अब आते हैं इनकी एडेप्टेशंस पे। तो जिसे आप कहोगे हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस। एक बार ये स्लाइड वापस छोड़ रहा हूं, प्लीज राइट एंड रिमेंबर दिस। आई विल जॉइन यू इन 2 minutes।
ओके, बैक टू द डिस्कशन। हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस पे आ जाओ भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके, सो हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस में देखो, अब सबसे पहली चीज, चाहे वो सबमर्ज्ड हो चाहे फ्लोटिंग हो, उन्हें फ्लोट करने के लिए देखो ग्रेविटी अपना काम करेगी, नीचे खींचेगा, बट उन्हें फ्लोट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तुम्हें, तो जिन जिनको स्विमिंग आती है या किसी ने ट्रेनिंग ली है स्विमिंग की, लेट्स से, तो पूल में जब ट्रेनर शुरू में लेके जाते हैं तो वो आपके साथ एक ट्यूब रखते हैं जिसके अंदर हवा भरी हुई है, एयर फिल्ड ट्यूब अपने साथ कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उस एयर फिल्ड ट्यूब से आपको बॉयंसी मिलेगी, वो आपको अपथर्स्ट प्रोवाइड करेगा, आप आराम से फ्लोट कर सकते हो उसके साथ, बॉयंसी मिलेगी आपको, अपथर्स्ट मिलेगा उसके साथ। लेकिन अगर उसकी हवा निकाल के लेके जाएं तो जिसको सिखा रहे हैं उसकी भी निकल जाएगी। तो इसका मतलब कुछ ऐसा चाहिए हाइड्रोफाइट्स को जो कि उन्हें फ्लोट करवाएगा, जो उन्हें फ्लोट करवाएगा। तो कुछ एयर फिल्ड स्पेस, एयर फिल्ड टिश्यू होने चाहिए उनके पास। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है रिलेटेड टू दीज, वो है एरेनकाइमा। हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशन पे क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा चांस इस टर्म पे क्वेश्चन बनने के हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एक एयर फिल्ड स्पेस या टिश्यू है, टिश्यू है which is present in hydrophytic plants, which is present in hydrophytic एयर फिल्ड स्पेस कह लो, एयर फिल्ड टिश्यू कह लो, एयर फिल्ड चैम्बर कह लो, ये प्राइमरली लीव्स में होते हैं। these can also be present in stem region, these can also be present in stem region। ठीक है, अब इसके दो काम हैं। पहला काम तो जो मैंने अभी बताया कि एरेनकाइमा विल प्रोवाइड दी buoyancy, एरेनकाइमा विल प्रोवाइड द buoyancy। buoyancy आपका फ्लोटेशन है बेसिकली, जो आपको फ्लोट करने में हेल्प करेगा, अपथर्स्ट कह लो। So that is what is provided. दूसरा काम एरेनकाइमा, it also helps in exchange of gases. It also helps in exchange of gases. तो चाहे वो फ्लोटेशन प्रोवाइड करे, अपथर्स्ट प्रोवाइड करे, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दोनों काम किसके हो गए? एरेनकाइमा के। अब देखो, एक और टेक्निकल चीज बता रहा हूं इसमें, उससे ज्यादा नहीं जाना है। जैसे प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज, अरे भाई सरफेस टेंशन का इससे कोई लेना देना नहीं अभी। तो जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं। यस, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, पेरेनकाइमा है, कॉलनकाइमा, जो भी है। अब यहाँ एरेनकाइमा की जब बात कर रहे हैं तो आप एक चीज याद रख लो, दैट इज वेरी टेक्निकल, बट थोड़ा सा एक लेवल, मैंने पहले ही कहा था कि यूपीएससी एक लेवल थोड़ा आगे जा रहा है, एक लेवल थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो ये जो एरेनकाइमा है, इट इज अ मॉडिफाइड पेरेनकाइमा, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच टिश्यू? modified form of parenchyma tissue। It's a modified form of parenchyma tissue। ये आपको पता होना चाहिए, modified form of parenchyma tissue है ये, करेक्ट। ये इसकी स्टार इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी। ये एक सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी इसकी एडेप्टेशंस में, जहां क्योंकि हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, हेलोफिटिक पे पूछा हुआ है, जेरोफिटिक पे पूछा हुआ है। हेलोफिटिक में पढ़ा चुका, जेरोफिटिक इसके बाद पढ़ेंगे, बट हाइड्रोफिटिक की अभी तक बचा हुआ है, करेक्ट। तो पेरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन होता है ये। अब बाकी जो एडेप्टेशन है वो बड़ी जनरल जनरल है, उनमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे दूसरा इसमें है, जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल एक सरफेस टिश्यू होता है। जैसे हमारे अंदर इपिडर्मिस है स्किन का, ऐसे प्लांट्स में क्यूटिकल होता है, लीफ सरफेस पे है, स्टेम पे है, रूट पे है, सब जगह क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल एक सरफेस टिश्यू मान सकते हो आप, यू कैन कंसिडर इट एज अ सरफेस टिश्यू, जो कि सुपरफिशियल लेयर्स में होता है। सुपरफिशियल लेयर्स में होता है, करेक्ट।
तो क्यूटिकल या तो कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा, ईदर इट इज कंप्लीटली एब्सेंट या फिर इट इज पुअरली डेवलप्ड। तो यूपीएससी अगर स्टेटमेंट देता है इन हाइड्रोफाइट्स क्यूटिकल इज कंप्लीटली एब्सेंट, गलत बात है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोफाइट्स में नहीं होता, कुछ कुछ हाइड्रोफाइट्स में पुअरली डेवलप्ड भी होता है, इट इज पुअरली डेवलप्ड। फुमडीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रभनूर, फुमडीज अलग चीज है बिल्कुल। ठीक है भाई, आगे ये जो प्लांट्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक एडेप्टेशन है इनका। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है ये प्लांट ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू देयर स्टेम्स, थ्रू देयर रूट्स, ट्यूबर्स, नोड्स, मतलब प्लांट के किसी बॉडी पार्ट से पूरा प्लांट बन रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं, जहां समझाने का आएगा मैं समझा दूंगा जहां हमें जरूरत है। अब देखो यार, जाइलम का काम है पानी ट्रांसफर करना, लेकिन ये तो है ही पानी में, तो कॉमन सेंस यही कहती है कि जाइलम को बहुत ज्यादा डेवलप होने की जरूरत नहीं है। यस, और जाइलम के साथ साथ फ्लोएम, दोनों का ये होता है कि ये, अब फ्लोएम फूड एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी यार, फिर भी फ्लोएम क्यों नहीं पूरा अच्छे से डेवलप हुआ? क्योंकि इसमें सारा प्लांट बॉडी ही फोटोसिंथेटिक हो जाता है। आप खाली लीव्स की बात नहीं है, हर बॉडी पार्ट अपना अपना, क्योंकि सनलाइट सब पे मिल रही है, अपना अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। तो ये बड़ा स्टार पॉइंट है इसका। पेरन उसके एरन काइमा के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जाइलम एंड फ्लोएम पुअरली डेवलप्ड। मैंने ये नहीं कहा है कि एब्सेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम पुअरली डेवलप्ड, जाइलम एंड फ्लोएम पुअरली डेवलप्ड, करेक्ट। अब एक प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें एक ओपनिंग होती है, उन्हें आप स्टोमेटा कहते हो, स्टोमेटा। स्टोमेटा के प्राइमरीली दो काम होते हैं प्लांट के लिए। पहला, ट्रांसपिरेशन का काम करता है, वो लॉस ऑफ वाटर होता है जहां से, ट्रांसपिरेशन। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दो काम होते हैं किसके? स्टोमेटा के। स्टोमेटा बेसिकली पोर्स या ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जिसका काम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द लॉस ऑफ वाटर, इट इज द लॉस ऑफ वाटर। और दूसरा काम उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमने अभी बात की कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ड्यूटी किसको दे दी गई है? एरन काइमा को। इसलिए इस काम से फ्री कर दिया स्टोमेटा को। दूसरा ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर तब होगा जब ये पानी एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, ये एब्जॉर्ब ही नहीं करते पानी, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने पानी में है कि इन्हें अलग से एब्जॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों ही काम से स्टोमेटा का कोई ज्यादा रोल रहा नहीं। इसलिए कॉमन सेंस कहती है कि स्टोमेटा मस्ट बी पुअरली डेवलप्ड। इन प्लांट्स में स्टोमेटा भी पुअरली डेवलप्ड है, these are poorly developed, तो स्टोमेटा also poorly developed in these। अब जो प्लांट्स सबमर्ज्ड हैं टोटली, उनमें स्टोमेटा एब्सेंट भी होंगे। स्टोमेटा एब्सेंट इन सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो पानी में डूबे ही हुए हैं उनको स्टोमेटा की जरूरत ही नहीं है भाई, उनमें एब्सेंट हो जाएंगे ये, उनमें एब्सेंट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये एडेप्टेशंस आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू, खत्म, कुछ है ही नहीं, और हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस में से ज्यादा जाना ही नहीं। अच्छा चलो, मैं अगर थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं, ओह एक और, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, रुक जाओ, एक और ऐड कर लेना मुझे। रूट्स की जहां तक बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट रूट्स, तो रूट्स या तो एंटायरली एब्सेंट हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है वॉल्फिया, उसमें, या फिर रूट्स कैन बी पुअरली डेवलप्ड, जैसे एक प्लांट होता है हाइड्रिला,
हाइड्रीला। करेक्ट। तो ये आपको you have to go with this. So entirely absent है वॉल्फिया और मे बी पुअरली डेवलप्ड लाइक इन हाइड्रीला। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ये एडेप्टेशंस हैं जो मिस नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू हाइड्रोफाइट्स। इससे ज्यादा यूपीएससी नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। यहां तक चला जाए वो हमारी अच्छी किस्मत है कि इतना पूछ ले यूपीएससी, इससे आगे वो हाइड्रोफाइट्स में नहीं जाएगा। ये लो, ये पक्की बात है। यहां तक चला जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है। जब एक चीज पढ़ी ली है और अगर वो पूछ ले तो वो तो अच्छी चीज है भाई। लेकिन ये भरोसा नहीं है उनका कि वो भाई पूछें, ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो पूछेंगे इस चीज को। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस जो हैं वो हैं ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशंस। 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार दोबारा से हाइड्रोफिटिक जो आपने लिखी है वो पढ़ लो। ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशंस, ये लो दोबारा देख लो 1 बाय 1। ये पहली स्लाइड थी एरन काइमा की, यहीं पे देख लो स्क्रीन पे। आपने लिख तो लिया ये, बट फिर भी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। यस, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्यूटिकल, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, सब आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, रूट्स में जा सकते हैं। देखो भाई, अब आ जाओ ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशंस पे। सुपरफिशियली एक बार देखने को टाइम देता हूं ताकि टर्म्स से फेमिलियर हो जाओ, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा ही क्लास के बाद। ज़ेरोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स ऑफ ड्राई कंडीशंस, विच कैन बी सेमी एरिड, मतलब जहां थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, या कंप्लीटली एरिड भी हो सकता है। कंप्लीट एरिड वाली कंडीशंस को आप डेजर्ट कंडीशंस कह देते हो। यू कैन कॉल देम एज डेजर्ट कंडीशंस। अब ज़ेरोफाइट्स के एग्जांपल अकेशिया, बबूल, और प्रोसोपिस, या ओपनशिया, कैक्टस, ठीक है भाई। कैक्टस हो सकता है, ओपनशिया हो सकता है। तो ये कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे ये काफी फेमस है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात रीजन में, खेजड़ी या खेजरी लिख लो इसको। करेक्ट। तो यू कैन हैव दीज टर्म्स दैट यू कैन मेंशन। ये लो और बता देता हूँ। देखो भाई, है तो बहुत एग्जाम्पल, लेकिन जहां कुछ एडेप्टेशन ऐसा बने जहां क्वेश्चन बनने का चांस है, उस पर फोकस ज्यादा करते हैं लोग। आर्जेमोन्स है, सोलेनम है, हाँ, ये भी हो सकता है भाई, सोलेनम। तो ये एग्जांपल्स आप याद कर लो। अकेशिया, बबूल, प्रोसोपिस, ओपनशिया, कैक्टस, खेजरी, आर्जेमोन, सोलेनम, ये सारे एग्जांपल्स हैं ज़ेरोफाइट्स के, जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, विच आर ग्रोइंग इन ड्राई कंडीशंस, जो सेमी एरिड हो सकते हैं या फिर एरिड हो सकते हैं। सेमी एरिड जनरली 40 से 75 रेनफॉल एनुअली को कहते हैं, और लेस देन 40 जब पे आ जाता है तो उसे एरिड कंडीशंस कहा जाता है। जब 40 से भी कम रेनफॉल होती है एनुअली तो उसे आप एरिड कंडीशंस में काउंट कर लेते हो। यू कॉल दैट एज एरिड कंडीशंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी एडेप्टेशंस की बात करो। देखो भाई, यहां आपके पास प्लांट के लिए 2 चैलेंज आएंगे। सबसे पहले 2 prominent challenges that plants will face.
पहला चैलेंज आएगा मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो, मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो। दूसरा चैलेंज आएगा हाई टेम्परेचर कैन बी देयर। ये दो चैलेंज प्लांट्स को सबसे ज्यादा परेशान करेंगे। These will create problem to the plant. अब इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर है तो मतलब प्लांट को हीट स्ट्रेस हो सकता है या हीट शॉक कह लो इसको। प्लांट कैन विटनेस द हीट शॉक। इससे बचने के लिए कुछ प्रोटीन्स एक्यूमुलेट करता है प्लांट, जिन्हें आप कहते हो हीट शॉक प्रोटीन्स। और ये नाम अगर आएगा तो ये नाम आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा। चेपेरोनिन्स इज दैट पर्टिकुलर प्रोटीन जिसका नाम आपको मिस नहीं करना है। ये पढ़ाना ही नहीं था दरअसल मैंने, मेरा काम ये है मेनली, वो तो चलो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कैन मेंशन फॉर दैट। सो टेम्परेचर, हीट स्ट्रेस, हीट शॉक को रोकने के लिए हीट शॉक प्रोटीन्स एक्यूमुलेट करता है प्लांट, उसे चेपेरोनिन्स कहते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो जब मॉइस्चर की कमी है तो उसको हैंडल करने के लिए अब दो चीजें हैं। देखो, पहला रूट्स है जिसका पानी के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। पहला चीज रूट्स है जिसके साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। दूसरा लीव्स है जिसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता है प्लांट का। फर्स्ट विल बी द रूट, सेकंड विल बी द लीव्स, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है प्लांट के साथ, पानी के साथ बेसिकली। ये जो रूट्स वाला सिस्टम है, देखो रूट्स क्या कर सकती हैं भाई, रूट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, रूट्स पानी की सर्च करेंगी। रूट्स डीप लेवल तक चली जाएंगी कि कहीं तो पानी मिले, या रूट्स अपने रूट हेयर एक्सपेंड कर देंगी इधर उधर कि चलो कहीं तो पानी मिले, कि साइड में बढ़ता जाएगा, डाउनवर्ड बढ़ता जाएगा। यही कर सकता है रूट, और रूट के हाथ में क्या है। दिस इज व्हाट रूट्स कैन डू। तो रूट्स की जो एडेप्टेशंस हैं उसमें, तो पहली एडेप्टेशन होगा कि इनका रूट सिस्टम डीप है, डीप रूट सिस्टम्स, डीप रूट सिस्टम्स, ठीक है। दूसरा, रूट हेयर आर सिग्निफिकेंट, रूट हेयर ग्रोथ, ताकि वो इधर उधर जहां भी पानी मिले वहां से सर्च करे। रूट हेयर ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट। तो ये क्या करेगा भाई, पहले तो रूट सिस्टम्स को डीप तक लेके जाएगा ताकि पानी कहीं तो मिले। दूसरा, रूट हेयर की ग्रोथ बेटर कर देगा। यही कर सकते हैं कि भाई चलो इससे कोई तो फायदा होगा हमारा। अब जैसे रूट सिस्टम्स के एग्जांपल, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है अकेशिया। अकेशिया इज वेरी एग्जांपल। यूफोर्बिया होता है एक प्लांट, यूफोरिया मत लिख देना भाई, कहीं बी गायब कर दो। यूफोर्बिया एक प्लांट है, काफी सिग्निफिकेंट आपको ये चीजें मिलेंगी। यस, इवन जो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये भी डीप रूट सिस्टम का एग्जांपल है। और यही चीज आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगी रूट हेयर के साथ। तो रूट्स तो यही कर सकती हैं, और तो रूट के हाथ में कुछ है नहीं। ज्यादा चीजें किसके हाथ में है, वो है लीव्स। अब भाई लीव्स की बारी आएगी कि अब तुम हेल्प करो इस प्लांट को बचाने के लिए कि इसमें पानी दिक्कत कर रहा है। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझो इस चीज को, पहले इस चीज को सुनो, स्टोरी है फिर लिख लेना। देखो, लीफ अपने दिमाग में इमेजिन करो, एक बनाना की लीफ है, एक बबूल या अकेशिया की लीफ है। तो बनाना की लीफ का साइज इतना बड़ा, बबूल अकेशिया इतना छोटा सा। तो जितना लीफ का साइज बड़ा, उतना लीफ पे स्टोमेटा ज्यादा। तो पहला काम लीफ ने क्या किया, उन्होंने कहा ये लो भाई, हमने साइज छोटा कर दिया, स्मॉल साइज्ड लीफ। तो स्मॉल साइज्ड लीव्स हैं, इसका सीधा मतलब क्या हुआ, लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोरी है, सुनते रहो भाई। लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा इसका मतलब है लेसर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो पानी का लॉस हमने रोक दिया, ठीक है। इसके बाद स्मॉल साइज लीफ था, इससे आपका ट्रांसपिरेशन कम हो गया।
लेकिन प्लांट फिर गया कुदरत के पास। द प्लांट ज़ेरोफाइट वेंट टू नेचर। उसने कहा मजा नहीं आया, छोटा साइज हो गया तो भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वी आर लूजिंग द वाटर। तो नेचर ने क्या कहा, चलो यार एक काम करो, स्टोमेटा जितना छोटा साइज है उस पे भी स्टोमेटा तो है, तो उन स्टोमेटा को एक काम, देखो जैसे ये है लीफ सरफेस, यहां स्टोमेटा प्रेजेंट है लेट्स से, तो यहां सनलाइट गिरी पानी का लॉस हुआ, सनलाइट गिरी पानी का लॉस हुआ, तो नेचर ने कहा एक काम करो, स्टोमेटा को नीचे ले जाओ, सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर करो ही मत उनका। इसे कहते हैं डीपली सीटेड और सनकन स्टोमेटा, डीपली सीटेड और सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा। तो डीपली सीटेड या सनकन स्टोमेटा है, मतलब स्टोमेटा डीपली सीटेड है ताकि सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो सके। सनलाइट से जितना कम एक्सपोजर होगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसका भी पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अब भाई चाहे स्टोमेटा सनकन है तो भी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वहां से भी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। देखो जरूरी थोड़ी है कि सनलाइट से एक्सपोजर हो रहा है वहीं पे, आप किसी कंटेनर में पानी रख दो, शेड में रख दो, तो भी पानी वो एवापोरेट हो जाएगा ग्रेजुअली, टाइम ज्यादा लेगा लेकिन हो जाएगा। तो फिर दोबारा गया नेचर के पास ये प्लांट, इसने कहा यार ठीक है थोड़ा फायदा तो हुआ इससे, लेकिन बात अभी भी नहीं बनी। तो इन्होंने क्या किया, नेचर ने कहा तुम एक काम करो, जो ये स्टोमेटा है इनका एक ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है, देयर इज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। जनरली क्या होता है, स्टोमेटा दे रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड दे रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द नाइट, दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, ये रूटीन में होता है। तो ऐसे स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो मतलब लाइट, मतलब जो दिन में ओपन रहते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं, करेक्ट। लेकिन दिन में अगर ओपन रहे तो सनलाइट गिरी, तो इनमें क्या हुआ, स्टोमेटा का मैकेनिज्म ऑपोजिट हो गया, फोटो एक्टिव यहां काम नहीं करेगा। तो जेरोफाइट्स में क्या हुआ, फोटो एक्टिव की जगह एक स्टोमेटा बन गए, उन्हें कहते हैं स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब है जो डे टाइम में क्लोज्ड हैं, मतलब जब सनलाइट रहती है तो ये बंद है तो टेंशन खत्म, और जो नाइट में ओपन है। लेकिन स्टोमेटा कभी भी परमानेंटली क्लोज या ना फुली क्लोज्ड या फुली ओपन हो ही नहीं सकते। फुली ओपन इसलिए नहीं हो सकते कि ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फुली क्लोज्ड इसलिए नहीं हो सकते कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। तो डे टाइम में क्लोज्ड है, इसका मतलब है पार्शियली ओपन। अब पार्शियली ओपन है फिर भी क्या हुआ, वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया। तो भाई इससे कुछ फायदा तो हुआ लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। प्लांट फिर गया नेचर के पास, कह रहा है यार कोई ढंग से कोई इलाज करना है तो कर दो, ये क्या तुमने कहा, फिर पानी लॉस हो रहा है, अब मैं कैसे रोकूं इसको। तो उसने कहा एक काम करो यार, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लीफ को ही हटा दो, लीव्स को मॉडिफाई कर दो, लीव्स गेटिंग मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड थॉर्न्स, लीव्स गेटिंग मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट्स में, सेमी एरिड प्लांट्स में कांटे होते हैं, वो बेसिकली आपकी मॉडिफाइड लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं, लीव्स गेटिंग मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एंड थॉर्न्स, तो लीफ मॉडिफाई हो गई। तो लीफ ने कहा इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर जो क्यूटिकल है उसको वैक्सी बना दिया, जो टिश्यूज हैं लीफ के नीचे उसे वैक्सी बना दिया। वैक्सी का सीधा मतलब क्या है कि जैसे ही पानी अंदर से आ रहा था ट्रांसपिरेशन के लिए उसे वापस भेज दिया। वैक्स क्या होता है, वैक्स एक तरीके का फैट होता है यार, तो फैट हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी को जाने ही नहीं देगा, तो फैट हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है, तो इसका मतलब ये पानी को वापस भेज देगा। तो वैक्सी क्यूटिकल होती है, एक और टर्म होता है इसमें थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल, ताकि सनलाइट का उतना असर ना हो। सो थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल नेक्स्ट एडेप्टेशन हो गई, लीफ मॉडिफाई हो गई, वैक्सी क्यूटिकल बन गई, सारे काम कर दिए। तो लीफ कहती है इसके बाद मेरे से कोई और उम्मीद मत रखना भाई। तो ये लीफ ने अपने चेंजेस कर दिए, लेकिन अभी हमने कहा कि यार अभी भी हमें और भी चाहिए, वी हैव टू। अब कुछ प्लांट्स ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, उन्होंने कहा यार हमारे बस का नहीं है इतने मॉडिफिकेशंस अफोर्ड कर पाना, हमारे बस का नहीं है, तो क्या करें हम। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारा लाइफ स्पेन शॉर्ट कर दो,
लाइफ स्पेन शॉर्ट। आपने देखा होगा जब बारिश का सीजन होता है, मॉनसून सीजन होता है, तो रेलवे ट्रैक के साइड में, रोड के साइड में बहुत ग्रो कर जाती है वेजिटेशन, लेकिन बारिश खत्म तो वेजिटेशन गायब। ऐसे ही डेजर्ट में 6 से 10 हफ्ते की लाइफ स्पेन के प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिनका लाइफ स्पेन ही बहुत कम है। जब मॉइस्चर अवेलेबल है, मतलब थोड़ा बहुत बारिश का जो सीजन है उसमें वो ग्रो कर जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ऐसी लाइफ स्पेन को कहते हैं जे शेपिड ग्रोथ कर्व। मतलब उनकी ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी और एकदम से सडनली फॉल करेगी, ये उनका ग्रोथ का कर्व हो गया, जे शेपेड ग्रोथ कर्व। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं एफीमेरल्स। एफीमेरलिज्म कह लो इसको। एफीमेरलिज्म का मतलब है कि जो कम समय के लिए सरवाइव करे। तो नेक्स्ट एडेप्टेशन इनमें आ गई एफीमेरल्स, जो कि शॉर्ट लाइफ स्पेन के लिए सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, एफीमेरलिज्म आ गई। अब आपने देखा होगा जो कैक्टस है, उसने कहा कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा, थोड़े टाइम के लिए मॉइस्चर मिला, मैं उस पानी को स्टोर करूंगा। आपने देखा होगा कैक्टस का जो ग्रीन पार्ट है, स्टेम है, वो थोड़ा सा ऐसे स्वॉलन होता है। इट इज नॉट लाइक द फ्लैट, वो थोड़ा स्वॉलन होता है, इसके बीच में पानी भरा हुआ है। दे स्टोर द वाटर ओवर देयर। हम्प ऑफ द कैमल जो होता है, कैमल का हम्प है, वो किस लिए है? वो भी पानी स्टोर करने के लिए। वो इसलिए थोड़ी तुम बैठो तो तुम्हें ग्रिप मिले, उसको पकड़ के बैठ जाओ, इसलिए थोड़ी होता है। वो हम्प ऑफ द कैमल इज टू स्टोर द वाटर। यस, तो वो भी डेजर्ट की एडेप्टेशन है, कैक्टस भी अपना पानी स्टोर करेगा। तो कैक्टस अपने हिस्से में पानी जो स्टोर करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सक्यूलेंस। तो देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सक्यूलेंस इन ज़ेरोफाइट्स, दे स्टोर द वाटर, दे स्टोर द वाटर। इसे फ्लैशी ज़ेरोफाइट्स की वजह से होता है, ये पानी स्टोर करने की प्रॉपर्टी हो जाती है इसके अंदर। क्लासिकल एग्जांपल है कैक्टस, ओपनशिया, कुछ भी कह लो, जो तुम्हारा मन करे। वो यूफोर्बिया में भी है, दे स्टोर दी वाटर। तो ये भाई एडेप्टेशंस आपको पता होनी चाहिए। देखो, पहली एडेप्टेशन है, यहां लिखी होंगी मैंने, हाँ, पहली एडेप्टेशन डीप रूट सिस्टम, दूसरी एडेप्टेशन रूट हेयर ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट, फिर स्मॉल साइज लीव्स, डीपली सिटेड और सनकन स्टोमेटा, स्टोमेटा विच आर स्कॉटो एक्टिव। इसके बाद आपका आ गया डे टाइम पे क्लोज्ड है, नाइट में ओपन है, लीव्स मॉडिफाई हो रही है, स्पाइन्स थॉर्न, वेक्सिक्यूटिकल है, एफिमेरलिज्म है, सक्यूलेंस है। यस, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, ये है आपकी एडेप्टेशन ज़ेरोफाइट्स की। अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, नोट कर लो। मैंने कहा था पहले स्टोरी सुन लो, गिविंग यू 2-3 मिनट्स, हिंट्स लिख लो आराम से। चलो, एक एक मिनट में सारी स्लाइड्स पे देता हूं, यहां से शुरू कर दो। हाँ, चेपेरोनियंस भी पता होनी चाहिए भाई। ग्रीन स्टेम टू कॉम्पनसेट फोटो, वो तो है यार, जब लीफ मॉडिफाई हो गई है तो कहीं से तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो वो स्टेम ग्रीन बना दिया। बिल्कुल ठीक है, रोहित इज सेइंग, ठीक बात है भाई। कैक्टस की जो ग्रीनर पार्ट है वो स्टेम है, वहां से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो बात ठीक है आपकी, क्योंकि लीफ ही नहीं है ना, लीफ तो अब कांटे बन गई है। तो चेपेरोनियंस वाली दूसरे पे चलो, यहां से नोट डाउन करो, एक एक 2-2 मिनट सारी स्लाइड्स को देता हूं, इंपॉर्टेंट है। यस, प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन। और ये C4 के पीछे कौन पड़ा हुआ है भाई? ये पहले ये लिखो, चलो C4 भी बता देता हूँ। सारा पढ़ लो, फिर बॉटनी का यूजीसी नेट दे देना, जाके एक काम करना।
अभी बता रहा हूँ C4, रुक जाओ, मैंने बताना नहीं था बट तुम पीछे पड़े हुए हो C4 के, तो हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। Loktak लेक इज नॉट अ xerophytic वेजिटेशन, हाई रेनफॉल जोन है वहां पे। जो आपके सर्कुलर ग्रास कवर क्रिएट किए गए हैं वो ह्यूमंस ने करे हैं, तुम्हें पहले तो ये पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर नेचुरली बन रहे हैं आपके, फुमडीज आर नेचुरल बट उसे सर्कुलर शेप देना ताकि दे कैन हैंडल द वेट स्ट्रेस। ठीक है, एफिमेरलिज्म, ये थोड़ा सा रुको, चलो इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। ये लो भाई, अब लिख लो आराम से। और ये प्रॉपर्टी ऑफ सेकुलेंस। ठीक है, अब जो ये C4 की बात कर रहे थे, C4 बेसिकली एक फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म है। C4 क्यों कह रहे हैं? 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस मैकेनिज्म। मुझे एकदम एग्जैक्ट तो याद नहीं, शायद ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, आई एम नॉट श्योर। मैं पहले ही बता रहा हूं कि आई एम नॉट श्योर। 4 कार्बन का कोई कंपाउंड बनता है इनके फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म में, और यहां से क्या है, ट्रांसपिरेशन रेगुलेट होता है। ट्रांसपिरेशन रेगुलेट होता है तो ये पानी के लॉस को रोकने में भी हेल्प करता है। इसलिए इसे जेरोफाइट्स में भी, कई जेरोफाइट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। इट इज प्राइमरली, जैसे कुछ किसी ने लिखा था कि ये ग्रासेस में होता है, ठीक है, कॉर्न में होता है, वो बात ठीक है, बट कुछ जेरोफाइट्स में भी मिलता है। करेक्ट। तो इसे बेसिकली जो ये C4 मैकेनिज्म है, एक इसकी साइकिल होती थी, मुझे भी दिमाग मेरा लगवा रहे हो कहीं, इसे हेड्सलेक साइकिल। ऑक्जेलो एसीटेट तो मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूं भाई। हेड्सलेक साइकिल, हेड्सलेक साइकिल बनती थी, एक साइकिल होती है जिसके बेसिस पे ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी काम करती है, दैट मशीनरी वर्क्स। ठीक है, तो ये एक फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। बाकी प्लांट्स में 3 कार्बन का बनता है प्राइमरली, तो उसे C3 प्लांट्स कहते हैं। तो C4 वाला ये मैकेनिज्म है। इसको आप ज्यादा परेशान ना होकर एक सेंटेंस में लिख लो, मैं एक सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा देता हूँ। लास्ट चीज जो ऐड कर सकते हो, चलो कर लो इसको, इतना मन था तुम्हारा तो एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ वो लिख लो। C4 plants use a special photosynthetic mechanism, use a special photosynthetic mechanism based on Hertzsprung cycle. Photosynthetic mechanism based on Hertzsprung cycle, Hertzsprung cycle, where 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 a 4 carbon compound is formed after CO2 fixation, where a 4 carbon compound is formed after CO2 fixation. और ये चेक कर लेना, मुझे ऑक्जेलो एसीटेट याद आ रहा है बट मैं श्योर नहीं हूं। यस, इतना काम तो खुद कर लेना यार, कौन सा बनता है। इज फॉर्म्ड, is formed, and this mechanism also helps to regulate the loss of water.
and this mechanism also helps in regulating the loss of water. अच्छा, मतलब तुमने चेक कर लिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही बन रहा है, चलो ठीक है फिर तो अगर चेक कर लिया है तो भाई फिर ऑक्सैलो एसिटेट ठीक है. Checks the loss of water, reducing the rate of transpiration, reducing the rate of transpiration, reducing the rate of transpiration. And hence can be found in certain xerophytes also. And hence can be found in certain xerophytes also. Can be found in certain xerophytes also. ठीक है जी. And hence can be found in certain xerophytes also. मतलब पानी लॉस का भी कम करता है, इसलिए कुछ xerophytes में भी ये होता है. And hence can be found in certain xerophytes also. अब यार कहाँ से रिपीट करना है, मेरे पास थोड़ी लिखा हुआ है, मैंने तो बना दिया सेंटेंस, अब मैं दोबारा कैसे रिपीट करूं सेम. यस, जिसने लिख लिया वो कोई शेयर कर दो भाई चैट बॉक्स में, इन्हें दिख जाएगा. मैं थीम बता सकता हूं कि एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म है जिसमें 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है जिसे ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं, और ये हैड्सलैक साइकिल नाम का प्रोसेस होता है जिससे ट्रांसपिरेशन की रेट भी रेगुलेट होती है, जिससे पानी का लॉस कम हो गया, इसलिए कुछ ज़ेरोफाइट्स ने भी इसे अडॉप्ट किया हुआ है. करेक्ट. अब तुमने ये मुझसे पढ़ा है तो तुम्हारा एक होमवर्क भी है. एक टर्म दे रहा हूं, इस टर्म के बारे में 2 सेंटेंस लिखना. कैम, क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको. अब 2 सेंटेंस तुम खुद पढ़ोगे और रिकॉर्डिंग्स तो मिल नहीं रही होंगी तुम्हें. रिकॉर्डिंग्स की कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग्स तो मिल रही होंगी. iOS वालों को शायद एक दिन लेट मिलती है, इस तरह का कुछ चैलेंज होता है. iOS की ऐप हमारी डेवलप हो रही है भाई, उसमें टाइम लगे, बट तुम ऐप के चक्कर मत पड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. कैम का फुल फॉर्म वगैरह सब खुद देखो, मैंने तुम्हें काम दिया है कैम पढ़ना. कैम होता है क्रैशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. होमवर्क है तुम्हारा, मुझसे क्या पूछ रहे हो. करेक्ट. तो ये आपकी एडेप्टेशंस है. तो यहां हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग. बट ये शायद आप समझ गए होंगे कि मैं एक चीज पे स्टिक नहीं करता, जहां उससे कनेक्टेड जो इंफॉर्मेशन आई विल डिस्कस दैट. एक पार्ट जो जनरली स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम इस चीज को पढ़ें कि सर आपने बायोम्स के बारे में नहीं बताया कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ये यार वो फॉरेस्ट इन वेजिटेशन है. कुछ इकोसिस्टम्स, तो 2 इकोसिस्टम्स मैंने पढ़ाने हैं सिर्फ, वो आगे चल के आएंगे. एक हम लोग ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. फॉरेस्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा. फॉरेस्ट यार इतना बेसिक ज्योग्राफी का है, अगर फिर भी तुम कहोगे कि सर फॉरेस्ट भी पढ़ा दो, तो एक दिन मैं फॉरेस्ट भी पढ़ा दूं. ग्रासलैंड्स और लेक्स, वेटलैंड्स कह लो, ये दोनों हमने पढ़ने हैं आगे चल के. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो ये हमने भाई पढ़ने हैं. ग्रासलैंड्स, लेक्स, वेटलैंड्स वाला एस्पेक्ट है. अरे ये क्यों तुम लोगों को परेशान कर रहे हो यार, पीपी कार्बोक्सिलेज इनटू मैलिक एसिड, क्या तुमने नीट देना है क्या. इसकी मत सुनो, इग्नोर करो इस इंसान को. कौन है अर्पित कुमार, हटाओ इसको. पीपी कार्बोक्सिलेज, क्या पागल वाली बातें कर रहे हो. नीट देना है क्या यहाँ पे. कोई जरूरत नहीं है इसकी पीपी कार्बोक्सिलेज, मैलिक एसिड, ये सब पढ़ने की यार. इसको एग्जाम ओरिएंटेड रखो. करेक्ट. ये इस तरह की चीज, तुम्हें लगता नहीं कि पीपी कार्बोक्सिलेज मैलिक एसिड बताना होता तो सर ने बता दिया होता, जब इतना टेक्निकल कर रहे हैं यार. अर्पित को इग्नोर नहीं, उसकी बात को इग्नोर करो भाई. ठीक है. ठीक है भाई. सो दिस इज व्हाट वी शुड नो. अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एजेंडा था. आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ. अननेसेसरी चीजें नहीं पूछनी यार, आई आउटराइटली इग्नोर दैट. तुम्हें कोई रेलेवेंट न्यूज अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है. इस सेगमेंट की सारी न्यूज सब कुछ मैं अपने आप कवर करा दूंगा. कम से कम
4-5 क्लास अभी और 3-4-5 क्लास अप्रैल एंड में सारा करंट हम अपने आप कर लेंगे. We'll have. Yes, Sharma is asking, sir, is it possible if you can provide a lecture referencer for past and upcoming lectures? Would be very helpful in keeping track. देखो भाई, तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा सुनने, मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या पढ़ाना होता है. एक ब्रॉड आउटलाइन मेरे पास होती है कि मैंने आज ये चीज पढ़ानी है, फिर मैं कहाँ चला जाता हूँ ये मुझे भी नहीं पता होता. यस. अब कल से जैसे मैं बायोडाइवर्सिटी शुरू करूंगा ये तुम्हें बता दिया मैंने. अब बायोडाइवर्सिटी के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता. यस, मेरे पास कोई लेक्चर प्लानर नहीं है जो तुम्हें मैं बात प्रोवाइड कर सकूं. हाँ, सारा करा दूंगा मैं, ये पक्की बात है. अब हमने बेसिक्स पढ़ लिया, अब मैं बायोडाइवर्सिटी में एंटर करूंगा. अब बायोडाइवर्सिटी में आपके पास थोड़ा सा स्पीशीज की इंफॉर्मेशन आएगी, थोड़े प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन पे आएगा, लॉज पे बातें होंगी, तो ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, ये है एजेंडा जो हम करेंगे इसमें आगे. ठीक है. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का कोई जरूरत नहीं है भाई. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की जहां जरूरत पड़ेगी, देखो एज ए टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन साइकिल का हिस्सा आया, मैंने बता दिया तुम्हें. यस. तो वो आता रहेगा. फोटोसिंथेसिस का जिक्र करूंगा अभी मैं बायोडाइवर्सिटी में, तो कार्बन साइकिल आ जाएगा. बट मैं आपको एज ए टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा बायोजियोकेमिकल साइकिल. कंसिडर करो इसे एज अ प्रीलिम्स क्लास. ये फाउंडेशन बैच नहीं है कि जो मैं तुम्हें एक एक चीज उस तरीके से पढ़ाऊं जिस तरीके से लिखी होती है किताबों में. वो नहीं करेंगे. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो नहीं पढ़ेंगे हम. नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, उसके बारे में बात करी. ऐसे चीजें आती रहेंगी एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट डाउट है, सर इफ आई एम able to understand and write everything you teach in the class live, it is also important to read notes. कोई जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आप क्लास का सब कुछ नोट कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है. सर कैन एलिलोकेमिकल्स अफेक्ट पॉलिनेशन? बिल्कुल कर सकते हैं. पॉलिनेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है एलिलोपैथी. एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है चैप्टर वाइज? कोई एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़नी, बिना वजह का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो. करेक्ट. आप देखो यार, अब तो थोड़ा सा शांति से डाउट्स पूछो. ऐसे इतने एक चीज एक साथ इतनी चीजें लिख दोगे, मैं कैसे बताऊंगा? आफ्टर प्री मेंस विल यू टीच? मेंस का GS3 का इकोनॉमी को छोड़ के सारा सेक्शन जो है, जो जनरल स्टडीज 3 है हमारा, उसमें इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जो मुझे नहीं आता. इकोनॉमी आता तो मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ता, मैं सेलेक्टिव हो जाता यार. करेक्ट. और बाकी जो सेक्शन है, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हम लोग शुरू करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स. ये कराऊंगा मैं, इसकी चिंता ना करो. विल हैंडल दिस थिंग, विल हैंडल दिस पर्टिकुलर थिंग. करेक्ट. प्लीज ऐड द PYQs. PYQs ऑलरेडी आपके डिस्कशन में रहेंगे. अदरवाइज PYQs का एनालिसिस आने वाला है जल्दी ही. उसमें मुझे क्लास लेने की जरूरत नहीं है. PYQs का डिस्कशन तुम्हारे इसमें आता रहेगा. तुम्हें लग नहीं रहा कि PYQs जैसे फूड चेन पे क्वेश्चन आया है कोई, या फिर आपका क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू डेट्रीवोर्स, क्वेश्चन आया रिलेटेड टू इकोलॉजिकल निश, ये सब आ चुका है. PYQs मैं ये नहीं कहता 100%, 90% के आसपास तुम्हारे डिस्कशन में ही आ जाएंगे. कुछ ऐसे थे जो उस टाइम का करंट अफेयर था, उसको अलग से कर लेंगे. हाउ मेनी क्लासेस फॉर GS3 मेंस अभी मैं नहीं बता सकता यार. आई हैव नॉट प्लान्ड दैट. आई हैव नॉट प्लान्ड दैट. जो मेरे टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ है PYQ एनालिसिस, वो कर सकते हो आप. उसमें काफी कुछ बताया हुआ है मैंने, लेकिन एक PYQ एनालिसिस नया आने वाला है. काफी हद तक तो मैंने उसमें कराया हुआ है, बट फिर भी मेरे टेलीग्राम पे पड़ा होगा, कल मैंने शायद बता दिया था तुम्हें. बस आपको ये सर्च करना है @science_tech UPSC. आई थिंक आपको मिल गया होगा ये चैनल. कोई बुक नहीं पढ़नी यार, मैं कह तो रहा हूं यार. कोई बुक कुछ नहीं, कोई मैगजीन इकट्ठी नहीं करनी मार्केट से, कोई बिना वजह का कंपाइलेशन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना. जब एक बार बोल दिया यार, करा कर जितना हो सकता है मैं करा दूंगा यार. और जितना हो सकता है का मतलब यह मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी. बाकी तुम जो मर्जी पढ़ते रहो यार, कोई फायदा नहीं. सिविल सर्विसेज सिंप्लीफाइड के नाम से ही है चैनल भाई मेरा. ठीक है. दैट इज व्हाट इज सिविल सर्विसेज सिंप्लीफाइड. करेक्ट. मैं एक दिन तुम्हारे इस क्लास में लिंक शेयर कर देता हूं तुम्हें. अगर इससे वैसे सीधा टेलीग्राम पे डालो @science_tech UPSC, अपने आप आ जाएगा. चैनल का नाम यही है, सिविल सर्विसेज सिंप्लीफाइड. ठीक है. तो वो आपको मिल जाएगा. इस पे भी करंट डालूंगा मैं.
इस पे डालता भी रहा हूं पीछे पीछे में। आप एक काम कर लेना, इस पे जो करंट अफेयर लास्ट ईयर प्रीलिम से पहले डाले थे वो भी पढ़ना शुरू कर दो, वो भी पढ़ना शुरू कर दो। करेक्ट, क्योंकि एकदम रिसेंट करंट पे हमेशा रिलाय नहीं करता है यूपीएससी। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन पार्ट ऑफ इकोलॉजी होता है, बट जनरली पढ़ा नहीं जाता भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन हम पढ़ाएंगे। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो वो बायोटिक बायोटिक हुआ कि नहीं, प्लांट ने CO2 एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, तो हो गया वो। somebody shared the link of the telegram channel in the chat box, तो आप लोग देख सकते हो भाई। नहीं, जून 2024 से करंट, हाँ काफी काम आ जाएगा। जून 2024 से कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है अक्टूबर नवंबर 2024 से। अगर आप जून से कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कि शुरू के 3 लेक्चर मिस हो गए, लॉगिन इशू था, तो पढ़ो। सैटरडे संडे मिलेगा आपको, कल क्लास के बाद सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, उसमें कवर करो अपना भाई। करेक्ट। अरे यार कोई PT 365 कुछ नहीं चाहिए यार, तुम चैनल से पढ़ लो यार, कुछ नहीं, मैं अपने आप करा दूंगा जो। मत चक्कर में पढ़ो यार, मत चक्कर में पढ़ो तुम, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम्हारे बेकार के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ रोक देना चाहिए इसको। कोई रीसेंड नहीं होगा, एक एक करके मैं 5-5 अपडेट्स डालता हूँ, पढ़ो खुद से, थोड़ी मेहनत करो, सब कुछ सर कर दे, मैं ही चलूं तुम्हारे साथ पेपर देने भी। लॉट ऑफ फाइल्स ऑन द चैनल फॉर करंट अफेयर्स, कैन यू रीसेंड इट। अरे भाई एक दिन में 5 अपडेट डालता था मैं, तो वो 5 पढ़ो और उसको लिखो अपने नोट्स में, ऐसे थोड़ी चलेगा। यस। उसमें ज्यादा साइंस टेक की मिलेंगी, एनवायरमेंट की कम मिलेंगे। अब एनवायरमेंट की बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल ऑब्लिगेशन में था, वहां मैं एनवायरमेंट नहीं पढ़ा रहा था, तो अगर मैं एनवायरमेंट शेयर करता तो ऑफिशियल क्लैश हो सकता था, इसलिए कम डाला गया था, लेकिन अब मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। कल हम लोग मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी के साथ। जो ये आपके बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, कुछ और है, ये सब जो जो रेलेवेंट चीज है वो कहीं ना कहीं आता रहेगा। यस। और उसके बाद व्हेन वी विल कंप्लीट, तो मैं तुम्हें दे दूंगा एक दिन कि तुम्हें लगे कि सर ये चीज हमें लगता है पढ़ना चाहिए और हमारा नहीं डिस्कस हुआ, तुम बता देना, वो भी कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर का ही प्लेटफॉर्म, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। क्या होगा, ज्यादा होगा क्लास यहाँ 7 बजे 6 बजे शुरू की है, एक दिन रात को क्लास खींच देंगे 2 बजे तक, क्या हो गया, लंच करके वापस ज्वाइन कर लेंगे, अब तो ऑनलाइन ही है। तुम भी आराम से ब्लैंकेट में बैठ के देखो, मैं भी ब्लैंकेट में बैठ के क्लास लूंगा, क्या दिक्कत है। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स कंटिन्यू टुमारो विद बायोडाइवर्सिटी। Merry Christmas to all of you. Thank you.